हिंदुस्तान तक अपनी सल्तनत को लाने वाला सिकंदर आजम कौन था? शायरी की तरफ माइल एक रोमांटिक गुड सोल था बेसिकली, लेकिन उसकी माँ ने उसके दिल में ये बात डाली हुई थी कि तुम ज़ूस के बेटे हो। You are the son of Zeus. Lead your men where Philip never could. हिंदुस्तान के बारे में इसे कैसे पता चलता है? ये अलेक्जेंडर है जो कह रहा है कि हिंदुस्तान में आबे हयात मिलेगा। I'm coming for you and your throne. अलेक्जेंडर को सबसे पहली मुश्किल क्या आई हिंदुस्तान में? यूसुफ सही जो हमारे कबाइल, इनकी औरतों ने लड़ाई की है। राजा पोरस के साथ इसका क्या मसला था? पोरस बहुत ऊंचा लंबा बड़ा दिलेर आदमी था, ये शॉर्ट स्टेचर था, ऐसे गाली भी ऐसे करके करता था उते हुए। जंग हुई, कौन जीता कौन हारा? अलेक्जेंडर ने तीर बरसा के हाथियों को पागल कर दिया या शराब पिला के हाथियों को बदमस्त कर दिया और हाथी अपने लोगों पे चढ़ दौड़े। ये सब मन गढ़ंत कहानी है। दुनिया के लिए हीरो कौन है, राजा पोरस या अलेक्जेंडर? हिंदुस्तान के बारे में कहा जाता है कोई बैरूनी हमलावर यहाँ कामयाब नहीं हो सकता था अगर इन लोगों की आपस की लड़ाइयाँ न होती। ये नाउज़बिल्लाह मक्का पर भी हमला करना चाहता था। किसी ने ये बताया हुआ था कि ये बड़ी एक मुकद्दस जगह है, तो उस पर कोई सोच भी नहीं सकता हमला करने का। क्या आप जानते हैं आधी से ज्यादा दुनिया फतह करने वाला अलेक्जेंडर द ग्रेट कौन था? क्या हिंदुस्तान में हाथियों की लड़ाई में राजा पोरस के हाथों अलेक्जेंडर को शिकस्त हुई? अलेक्जेंडर द ग्रेट की 32 साल की उम्र में मौत कैसे हुई और अलेक्जेंडर की मौत के बाद उसकी एम्पायर कैसे तबाह हुई, ये सब जानिए आज के पॉडकास्ट में। सुनो पॉडकास्ट के 90% व्यूअर्स वो हैं जिन्होंने अब तक सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आपके ख्याल में मैंने आपको वैल्यूएबल कंटेंट दिया है तो अभी सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब करें। ज़िशानवी आधी दुनिया फतह करने वाला और हिंदुस्तान तक अपनी सल्तनत को लाने वाला सिकंदर आजम कौन था? बिल्कुल, ये आधी दुनिया 17 लाख मुरब्बा मील उसने फतह किया और ईरान, तुर्की, हिंदुस्तान, बेबीलोन, तमाम ये बड़े बड़ी जो सल्तनतें थीं इनको फतह किया, एक्सपैंड भी करने की कोशिश की। सिकंदर आज़म बड़ा दिलचस्प आदमी था, बड़ा दिलचस्प करैक्टर है सिकंदर आज़म। अगर हम उसे एक वॉरियर या जो उसके साथ एक डिवोशन या उसके साथ कुछ जो हाइपरबोल है जो हम वाबस्ता करते हैं उनसे हट के देखा जाए तो वो दिलचस्प बंदा था। उसके माँ बाप आपस में लड़ते थे बहुत शदीद, एक दूसरे से बहुत खार खाते थे। माँ को छोड़ भी दिया था बाप ने, फिर बाप ने एक और शादी कर ली थी। उस शादी से ये मुतमईन नहीं था, क्लोपैट्रा के साथ जो की थी, एक और क्लोपैट्रा थी। इसकी माँ हर वक्त इसके कान भरती रहती थी बाप के ख़िलाफ़, और ये ख़ुद रहने वाला था मैसेडोनिया का। और मैसेडोनिया तो समझ लो कि हमें टोए टिब्बे ही था। मैसेडोनिया कोई इल्म अदब का कोई गहवारा नहीं था। मैसेडोनिया में कोई बहुत आलिम फाजिल कोई लोग नहीं रहा करते थे। लेकिन इसका बाप एक राजा था मैसेडोनिया का, तो उसने इसकी तरबियत में कोई कसर उठा नहीं रखी। वॉरियर था इसका बाप भी? वॉरियर था, जंगजू था। लेकिन उस ज़माने में जो ग्रीक सिटी स्टेट्स थीं उनकी आपस में लड़ाइयाँ बहुत होती थी। ये लोग आपस में बहुत लड़ते थे। स्पार्टा, एथेंस, थीबीज और मैसेडोनिया, ये आपस में बहुत लड़ा करते थे। फिर जब भी बैरूनी हमला होता था फिर ये लोग इकट्ठे हो जाया करते। मसलन 490 बिफोर क्राइस्ट हम देखते हैं कि ईरानियंस ने हमला किया इनके ऊपर। वो लड़ाई बहुत लंबे अरसे तक चली। गो के उस लड़ाई में बाद में यूनानियों को फतेह भी हासिल हुई, लेकिन बहुत लंबी लड़ाई थी। वो जो जैसे बैरूनी हमलावर आया करते थे तो यूनानी इकट्ठे हो जाया करते। तमाम जो सिटी स्टेट्स थी वो इकट्ठी हो जाया करती थी लड़ने के लिए, एक दूसरे को फौजी भी देते थे, डिफेंड भी करते। जैसे बैरूनी हमलावर जाया करते थे ये फिर आपस में लड़ना शुरू कर देते थे। फिर ये हुआ कि इसका बाप जो फिलिप था उसने यूनिफाई तो किया ग्रीक सिटी स्टेट्स को, और तलवार के ज़ोर पे किया। एक बल्कि कोरिंथ के अंदर उन्होंने एक लीग ऑफ कोरिंथ बनाई, जो कि जैसे अब लीग ऑफ नेशन है इस तरह लीग ऑफ कोरिंथ थी वो। यानी वो ग्रीक सिटी स्टेट्स की एक लीग थी जिसके रूह रवां फिलिप इनके वालिद हुआ करते थे। अच्छा, क्या ये भी खुशकिस्मत बच्चा था जैसे हमने महाराजा की बात की कि उसे विरासत में ये सारी चीज़ें मिली, या इसने खुद जीती? अच्छा, ये तो खुशकिस्मती थी कि इसके पास विरासत में सब कुछ मिल गया। सबसे बड़ी बात इस पे थी विरासत के अंदर इसे इतना मालो दौलत ज़रूर मिला या ऐसा समाजी रुतबा ज़रूर मिला कि वो बहुत बड़े बड़े अतालीक से ट्रेनिंग ले सकता था। उनसे एरिस्टोटल फॉर एग्ज़ाम्पल, एरिस्टोटल के अलावा भी 2-3 ऐसे लोग हैं जो इसे सिपाहगरी वगैरह भी सिखाते थे। और ये इंटेलेक्ट की तरफ माइल बच्चा था।
जो ज़हीन बच्चा होता है, पढ़ने लिखने वाला बच्चा होता है, हर वक्त लाइब्रेरी में बैठ कर किताबें पढ़ता भी रहता था। बल्कि इसके बाप को शिकायत की जाती थी कि वो तो किसी काम जोगा नहीं हैगा, वो तो बिल्कुल ही ठंडा है, वो ने लड़ना लुड़ना कोई नहीं। ये अलेक्जेंडर के बारे में शिकायत की जाती थी उसके बाप से अक्सर। और पढ़ने में क्या इंटरेस्ट था इसका? पढ़ने में क्लासिकल पोइट्री, जो हमारे लिए अब क्लासिकल है, जैसे होमर को पढ़ना और सोफोक्लिस को और फिर जंगजुओं के बारे में पढ़ना, हिस्ट्री के बारे में पढ़ना, फ़लसफ़े के बारे में पढ़ना, क्योंकि अरिस्टोटल का शागिर्द था। इसके बड़े ज़बरदस्त किस्से हैं अरिस्टोटल के साथ, बड़े ज़बरदस्त किस्से। मसलन एक दफ़ा ये अरिस्टोटल के साथ कहीं जा रहा था, तो रास्ते में कोई एक नाला आ गया, जैसे बहता हुआ तेज़ नाला। तो ये अब सोच रहे थे दोनों के घूमे कि क्या किया जाए, इस नाले को फलांगा जाए, कहीं बीच में ना गिर जाए या वापस मुड़ जाए। अभी ये दोनों शागिर्द और उस्ताद सोच रहे थे कि कौन फलांगे, तो सिकंदर ने जस्त लगाई और नाले के उस तरफ। तो अरिस्टोटल ने कहा कि तुमने मुझसे पूछा नहीं, तुमने मेरी बात इंतज़ार नहीं किया, मेरे हुक्म का, मेरे कहने का इंतज़ार नहीं किया, और इतना बड़ा रिस्क लिया और जस्त लगा के उधर चले गए। उसने कहा मैं तो शागिर्द हूँ, मेरे जैसे तो आप 1000 पैदा कर लेंगे अगर आप रह गए, अगर खुदा न खास्ता आप चले गए तो फिर मेरा क्या होगा? अरिस्टोटल कहाँ से आएगा? तो इस तरह का वो फिर जो होमर की रीड एक किताब है उनकी, वो हर वक्त इसके तकिए के नीचे हुआ करती थी, वो जंगों में भी हुआ करती थी। अच्छा। बेसिकली अलेक्जेंडर एक पढ़ने लिखने की तरफ माइल, शायरी की तरफ माइल, एक रोमांटिक, एक गुड सोल था बेसिकली। लेकिन जो हमारे समाजी तजुर्बात होते हैं, जो हमारे समाजी ताल्लुकात होते हैं, जो हमारे ड्रीम्स होते हैं, मैं तो ये समझता हूँ कि अलेक्जेंडर एक्चुअली अपने ड्रीम की तलाश में पूरी दुनिया को फ़तह करने निकला था। बाकी ये बहाना था कि जी इरानियंस ने 490 क़ब्ल मसीह में हमला किया था ग्रीस पे, और दिलचस्प बात है कि वो बैठा पढ़ रहा था लाइब्रेरी के अंदर, जब किसी ने उसे बुलाया कि भाई तुम्हारा बाप बुला रहा है और वो ये कह रहा है कि हम हमला करने के लिए जा रहे हैं, एक ग्रीक सिटी स्टेट के साथ झगड़ा हो गया, वो बात नहीं मान रही, तो तुम आओ। वो बैठा किताबें पढ़ता रहेगा कि वो काम भी करेगा। वो बादल नखास्ता उसने किताब रखी और वो चला गया। क्या उम्र क्या थी उस टाइम इसकी? 16 साल। अच्छा। उससे पहले बड़ा दिलचस्प वाक़या ये हुआ कि एक घोड़ा था, वो घोड़ा काले रंग का, ज़बरदस्त खूबसूरत, और एक ऐसा घोड़ा जो सरकश, जो किसी का काबू में नहीं आ रहा था, जो उसके ऊपर सवारी करने की कोशिश करता था उसे नीचे गिरा दिया करता था। तो इसने अपने बाप से कहा कि मैं ट्राई करूं। उसने कहा तो मेरे डिग डुगना पे लात मात उड़ा लेगा। उसने कहा नहीं आप फिक्र ना कीजिए, मैं इसको काबू कर लूँगा। अभी उसके बाप के लिए नई चीज़ थी। मैंने बताया ना कि वो तो पोइट्री और फ़लसफ़ा और ये पढ़ने वाला बच्चा था। उसने आया और आके, अच्छा ये नहीं था कि वो बिल्कुल ही सिपाहगरी और जो एक रूटीन की चीज़ें थी वो सीख रहा होता था। उसने उस घोड़े को समझ लिया कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह था कि घोड़ा था सूरज के अगेंस्ट, अच्छा। और उसको अपना साया सामने पड़ता नज़र आ रहा था। जब वो हिलना शुरू करता था, घोड़ा भागना शुरू करता था, तो वो साया भी हिलता था। उस साये के हिलने की वजह से घोड़ा डिस्टर्ब था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि क्यों हो रहा है। तो उस घोड़े का मसला होगा। वैसे घोड़े बहुत समझदार होते हैं। घोड़ों के अंदर या जानवरों के अंदर कुछ जो बातें हैं, जैसे योंग हमारे एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट है, योंग ये कहते हैं कि उनके कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस के अंदर ये चीज़ होती है। मतलब घोड़ा है, वो जा रहा है, उसने दरिया और पहाड़ों अबूर कर लिए हैं, लेकिन सामने कमज़ोर सा पुल आ गया है, तो वो उसके ऊपर हिनहिनाने लगेगा, रुक जाएगा। ये आपके भी तजुर्बे में चीज़ें आई होंगी। छोटा सा बच्चा है जैसे फॉर एग्जांपल, उसको यहाँ बिठाएंगे हंसता रहेगा, छत पे बिठाने की कोशिश करेंगे तो घबरा जाएगा। वो तो लॉजिसाइज नहीं कर सकता, ना घोड़ा ना बच्चा कि ये क्या है। तो इसको योंग कहते हैं कि वो हमारे कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस के अंदर ये चीज़ मौजूद है, हमारे आबाओ अजदाद के तजुर्बात। तो घोड़े के आबाओ अजदाद के तजुर्बात, साये को देख के पता नहीं वो क्यों डरता था, लेकिन बहरहाल डर रहा था। सिकंदर ने उसका रुख मोड़ दिया। अच्छा। उसका रुख मोड़ दिया और उसको एंगेज किया, सहलाते हुए एंगेज किया। जैसे ही घोड़ा एंगेज हुआ, थोड़ा कंफर्टेबल हुआ, उसने जस्त लगाई और चढ़ गए घोड़े के ऊपर। फिर वो घोड़े को लेके फिरता रहा। मतलब बचपन से ही अलेक्जेंडर के अंदर ये कैपेसिटी थी कि वो हालात को समझ सकता था। बचपन से सिकंदर में हालात को काबू में करने की हिम्मत थी, हालात को डोमिनेट करने की हिम्मत थी। फ़लसफ़ा, अदब और जो पेचीदा इंसानी ज़िंदगी के, इंसानी अक़ल के मसाइल हैं, उनको परखने की, जांचने की तलाश
सवाल उठाने की, एक्सप्लोर करने की ख्वाहिश थी। अगर आप उसे एक एक्सप्लोरर कहें एक वॉरियर की बजाय, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ये जो वॉर है ये उसने एक मीडियम के तौर पे इस्तेमाल किया एक्सप्लोरेशन के लिए। कहते हैं वो दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहता था एक्चुअली। और ये हमें नज़र भी आता है, वो हिंदुस्तान भी आता है, कहीं भी जाता है तो हर जगह पे वहाँ के कल्चर को, वहाँ के जानवरों को, वहाँ के परिंदों को, वहाँ के लोगों के बारे में, वो हर चीज़ के बारे में मालूमात इकट्ठी करता है। वरना तो आपने मफ्तू किया, वो इलाके की औरतें उठाई और बस उनके साथ अय्याशी की और अगले पता करने के लिए चले गए, बूटी ली, लोगों को कत्लो गारत की, कत्लो गारत भी करता था। सिकंदर एक बड़ा ज़बरदस्त करैक्टर है, मैंने अर्ज़ किया ना, इम्पल्सिव भी है, इंटेलेक्चुअल भी है, वॉरियर भी है, पढ़ाकू भी है, सोचने समझने की सलाहियत भी रखता है और बहुत ज़्यादा अहमकाना फ़ैसले भी करता है, बहुत ज़्यादा जज्बाती भी है और बहुत ज़्यादा बर्दाश्त भी करता है। नहीं मानेगा, ज़िद्दी, अड़ियल, हमें नज़र आता है। पारमनीव ने 2-3 बार कहा, उसके सिपा सालारों ने कहा, उसने किसी की बात नहीं मानी। वो दरिया के कीचड़ में फंस गया पूरी फ़ौज को लेके एक जगह पे, लेकिन उसने बात नहीं मानी। फिर वो इधर लड़ने के लिए आ रहा था पोरस के साथ, तो बिफरा हुआ था दरिया, लेकिन वो घोड़ा लेके घुस गया उसके अंदर। फिर एक जगह बीमार होता है। तो ऐसे बहुत से वाक़यात हैं जो आगे जाकर डिस्कस करेंगे। वो ये कैरेक्टर था वो। बचपन की अगर बात करें, बचपन में कैसा था? इसकी माँ से या बाप से कैसे ताल्लुकात थे? बाप, देखिए, हमेशा से वो ये कहा करता था, उसकी माँ ने उसके दिल में ये बात डाली हुई थी, किसी तरीके से इनकलकेट किया हुआ था कि तुम ज़ूस के बेटे हो। ज़ूस ग्रीक मैथोलॉजी के अंदर गॉड ऑफ द गॉड्स, ये जहाँ जाया करता था ज़ूस का और एथना का कुर्बान गाह बना के वहाँ पे शराब लुटाया करता था। ये एक इसकी एक आप मजहबी आप समझ लीजिए कि एक एक्सप्रेशन था इसका। तो ज़ूस से बहुत ज़्यादा मुतासर था और ख़ुद को ज़ूस का बेटा कहता था, यानी गॉड ऑफ द गॉड्स ज़ूस है और ज़ूस का बेटा अलेक्जेंडर है। अच्छा, तो बेटा कहने में था क्या? बेटा कहने में एक तो उसकी माँ ने बताया कि तू ऐदा पुत्र नहीं है फिलिप दा, अच्छा, तू ज़ूस का पुत्र है। अब कहाँ फिलिप है, कहाँ एक आम आदमी और एक गॉड। अब फिर जब आपको गॉड का बेटा कह दिया जाए तो इसका मतलब है कि वो ये जो पूरी दुनिया है ये तो आपकी मुट्ठी में है, जो मर्जी करें आप। मतलब ये खुद को भी देवता समझता था। देवता समझता होगा, लेकिन देवता से ज़्यादा उसके जहन में ये था कि ये मेरा प्रेरोगेटिव है, ये मेरा खुदादाद हक़ है कि मैं इस कायनात पे, इस दुनिया पे जहाँ चाहूँ एक्सपेंड करूँ, जो चाहूँ एक्सप्लोर करूँ, जैसे चाहूँ इस पे हुकूमत करूँ। फिर आगे जाके नज़र आता है जब वो ईरान आया, ईरान में उसने देखा कि लोग बादशाह के सामने बॉ करते हैं, वो झुकते हैं, तो उसको ये बड़ा अच्छा लगा, बादशाह के सामने झुकना, बादशाह को सजदा रेज़ होना बादशाह के सामने। तो उसने ख़ुद ही करवाना शुरू कर दिया था। अच्छा। जब वो पर्शिया में, जिसकी वजह से क्लिटरस के साथ उसकी लड़ाई हुई। क्लिटरस या पारमनीव जो उसका बाप था या उसका जो भाई था, वो इसके बड़े मोतमिद थे, बड़े दोस्त थे, बहुत वफ़ादार लोग थे। लेकिन इसने क्लिटरस के साथ जो कुछ किया वो इम्पल्सिवनेस की एक बदतरीन मिसाल है। क्या किया? क्लिटरस जैसे कहा कि यार ये तुम क्या, ये पर्शियंस की तरह से तुमने लोगों को बुला के और झुकाना शुरू कर दिया अपने सामने और सजदे करवाने शुरू कर दिए, तो हम तो नहीं इन चीज़ों को मानते, क्यों कर रहे हो सब कुछ। तो इसने कहीं पी हुई थी बहुत ज़्यादा, उसने भी पी हुई थी, इनकी लड़ाई हुई, इसने उठा के सेब सूप भी मारा उसे, वो लगा या नहीं लगा, वो फिर बाहर चला गया, ये भी बाहर चला गया, लड़ता लड़ता बोलता बोलता। इवेंचुअली फिर इसे कहीं नज़र आ गया, लड़ाई ख़त्म हो गई। लड़ाई ख़त्म होने के बाद फिर कहीं वो नज़र आ गया। जब नज़र आया तो अभी ये उसी हैंगओवर में ही था। इसने वो दरबान से नेज़ा लिया और उसके पेट में घोंप दिया क्लिटरस के। बाद में इसे अफसोस हुआ? नहीं, कहीं भी तारीख़ में आपको अलेक्जेंडर पछताता हुआ, रिपेंट करता, रिमॉर्स कहीं करता हुआ कहीं नज़र नहीं आएगा। उसने शदीद कत्ल गारत की, उसने लोगों को झूठे वादे करके, कमिटमेंट्स करके, उसने लोगों को फ़रेब दे के अपने पास बुला के कत्ल किया, मरवाया, लोगों को कत्ल करने पे उकसाया कि हाँ ठीक है, लूट मार करो, कत्ल करो, जो चाहो करो, अगर वो किसी को कुछ चाहता था कि वो बूटी हासिल करें। अच्छा, बचपन में तो इतना ठंडा खून था इसका, तो ये गर्म कैसे होता है इसका खून कि इन हालात में आता है? ठंडा नहीं था, 2 स्ट्रीक्स थी जो साथ के साथ चल रही थी। यानी एक तो इंटेलेक्ट की है वो स्ट्रीक, और एक वॉर की है, और एक जो सरपर की है, एक काबिज़ की है, एक जाबर की है, एक कहार की है। ये दोनों स्ट्रीक हैं। ये बड़ा कम होता है, होता बहुत कम है, लेकिन हमें
कहीं कहीं ऐसे लोग नज़र आते हैं जिनके अंदर ये दोनों स्ट्रीक्स उतनी ही स्ट्रांग होती हैं। देखिए जब वो बच्चा था, माँ कान भरती रहती थी बाप के खिलाफ। माँ ने उसको एक गॉड लाइक इमेज बना दिया था खुद इसकी अपनी नज़र में कि तुम ज़ूस के बेटे हो, तुम इसके बेटे हो ही नहीं। अच्छा, बाप से नफरत करता था? बाप से नफ़रत इस हद तक करता था कि बाप उसे नफ़रत नहीं कह सकते, उसको भी आप एक हसद ही कहेंगे कि जब उसने शादी की तो उस शादी के ये ख़िलाफ़ था। उस शादी के ख़िलाफ़ होने की एक और बहुत बड़ी वजह थी, वो जिससे शादी की उसके बाप ने क्लेयोपेट्रा के साथ, उसका एक भाई था। अच्छा। वो जो भाई था वो बहुत टॉन्ट करता था इसको, और बहुत ज़्यादा क्योंकि वो ये चाहता था कि उसकी बहन का जो बेटा है, शीरखार बच्चा, इसका जो सौतेला भाई था जो बाद में उसको मार दिया गया था, वो फिलिप के बाद वो बादशाह बने, जानशीन हो इसका मैसेडोनिया का। बल्कि एक महफिल के अंदर शराब वगैरह चल रही थी। शुरू में ये शराब भी नहीं पीता था, शराब इसने बहुत बाद में शुरू की पीनी, अलेक्जेंडर ने। वो पी रहे थे, पीते पिलाते उसने अलेक्जेंडर के बाप से कहा कि फिलिप, अगर तुम्हारा कोई लेजिटिमेट चाइल्ड हो और वो वारिस बन जाए, अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ था, होने वाला था बच्चा पैदा, अगर तुम्हारा कोई लेजिटिमेट चाइल्ड हो तो तुम्हारी रियासत बच जाएगी, वो तुम्हारा जानशीन कहलाएगा। इसे गुस्सा चढ़ गया अलेक्जेंडर को, और चुके उन्होंने पढ़ गए लितर परेड मुके शुके और तलवार निकाली, कत्ल वतल कर देता उसको। लेकिन वो फिर लोगों ने पकड़ लिया, बचा लिया किसी तरीके से। उन्होंने कहा आज तो बात तो मेरा मुंह न लगी, आगे निकल जाता हूँ। हालांकि खुद को वो ज़ूस का बेटा कहता है, वो ये समझता है कि उसको भड़काया जा रहा है या उसे टॉन्ट किया जा रहा है, लेकिन वो ये बर्दाश्त, इसका मतलब है वो बहुत एम्बिशियस भी था। ये उसका एम्बिशन ही था कि उसने बहुत खौफनाक लड़ाई मोल ली उसके अपने क्लेयोपेट्रा के भाई के साथ। अच्छा, ये चीज़ हमें फिर आगे भी नज़र आती है। उसके लड़ाई में हमें नज़र आती है कि जब वो ईरानी इकट्ठे हो गए और सामने आ गए सारे दरिया के उस पार, और ये भी खड़ा हो गया आके, तो लड़ाई की वजह पता क्या बनी? मतलब लड़ना तो था, लड़े नहीं गए सन ना, लड़ना तो था। फौजें इकट्ठी हैं, दरिया के एक इधर खड़ा हुआ है, एक दरिया के उधर खड़ा हुआ है। लेकिन सुबह तक किसी ने इंतज़ार नहीं किया लड़ने का। क्यों नहीं किया? क्योंकि इन्होंने खुले खुले वो पहने हुए थे कपड़े, वो यूनानियों के जैसे उस ज़माने में हुआ करते थे, खुले खुले से कपड़े। तो वो जो ईरानी थे वो उधर से आवाज़ें लगा रहे थे, ओए की तुसी बुढ़िया के कपड़े पाने, घगरे पा के आयो, लड़न आयो। ये अब पेचोताब खा रहा है, और ये कभी फैसियत से कह रहा है, कभी दूसरे से कह रहा है कि बकवास कर रहे हैं, मैंने कह की रहे हैं, मेरे तंज कर रहे हैं, ठट्ठा उड़ा रहे हैं, छटांगा नहीं गोली मार देंगे, जो भी यानी बोल रहा है, फिर रहा है। इवेंचुअली इसने रात को ही अटैक कर दिया उनके ऊपर, सिर्फ इस वजह से कोई ठट्ठा उड़ा रहे हैं। बचपन में इसके हीरो कौन थे? इसका हीरो साइरस था, जो ईरान का बादशाह था। अच्छा। हाँ, इसका हीरो वो था। और सीरिया की जो क्वीन थी रमीस, सिमी रमीस, वो इसकी बड़ी पसंदीदा थी। वो पसंदीदा इसलिए थी कि वो जान जोखम के साथ डेजर्ट को अबूर करना चाहते थे। वो भी उनका भी एम्बिशन यही था कि वो पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में लेना चाहते हैं। साइरस का भी यही था, और सिमी रमीस का भी यही था। सिमी रमीस ने, बल्कि इवेंचुअली हम देखते हैं कि जब वो राजा पोरवा से लड़ने के बाद यहाँ से निकलता है और डेजर्ट का रास्ता अपनाता है वापस बाबुल जाने के लिए, तो इनफैक्ट वो जो डेजर्ट है उसको सिमी रमीस ने ट्राई किया 40,000 लोगों के साथ, लेकिन वो अबूर नहीं कर सकी थी, वो कामयाब नहीं हो सकी थी। और अलेक्जेंडर को ये हमेशा से शौक हुआ करता था कि वो उस काम हुआ तो भाई जन कोई और नहीं कर सकिया। वजह क्या थी, वो क्यों नहीं कामयाब हुई? वो तो खैर रास्ते की सोबत, इसके भी तो लोग बहुत सारे मर गए ना, बहुत, क्योंकि वहाँ पानी नहीं है पीने के लिए। अच्छा। और पानी मिलता नहीं है, और क्लाइमेट बहुत ख़तरनाक है, आप उसकी ताब नहीं ला सकते। अलेक्जेंडर ने बहुत लोगों को इस तरह मरवा लिया था सिर्फ डेजर्ट के ले जाने। बल्कि जो हिस्टोरियंस हैं वो तो ये भी कहते हैं कि उन सरदारों ने जिन्होंने इसकी बात नहीं मानी थी, उनको पनिश करने के लिए डेजर्ट से, गवादर वाला जो मकरान कोस्टल हाईवे जहाँ पे है, ये मकरान के साहिल थे सारे, जहाँ से पैदल लेके निकला था इनको। हालांकि जो एक बहरी बेड़ा उसने भेज दिया था, एक समंदर के रास्ते भेज दिया था, लेकिन ख़ुद वो इनको लेके निकला। अब अगर उसका साइकोएनालिसिस किया जाए तो यह है कि वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था वो सिमी रमीस से, साइरस से, कि वो उन जगहों पे जाने की कोशिश करते हैं, वो अबूर करते हैं, दश्त अबूर करने की कोशिश करते हैं जहाँ कोई इंसानी कदम पहले नहीं गया। अच्छा, अगर हम इसकी पर्सनैलिटी को समझना चाहें, इसका कद काट क्या था, पर्सनैलिटी कैसी थी? ज़्यादा गुस्से वाला था? सर, दोनों आंखों का रंग आपस में मिलता नहीं था। अच्छा। हाँ, मिडिल स्टेचर्ड था, और वैसे
करली और गोल्डन बाल थे, जैसे कि होते हैं हमारे यहाँ यूरोपियंस के होते हैं। यानी यूरोपियंस में एक बहुत आम शक्लो सूरत का सादा रहा, कका रहा, पूरा रहा मुंडा, लेकिन जहन बहरहाल बहुत डेवलप था। मतलब उसकी ताकत उसका जहन था। सवाल उठाना, एक्सप्लोर कर। देखिए अगर उसका बाप उसे ना बुलाता थीबीज के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए, या वो ग्रीक सिटी स्टेट्स के ख़िलाफ़ लड़ने की मुहिम में शामिल ना होता और एरिस्टोटल ही के साथ वक्त गुजारता ज़्यादा, तो मेरा ख़्याल है कि वो एक अच्छा खासा फ़िलोसोफ़र होता। वो कायनात के राज़ों से पर्दा उठा रहा होता, तो यह कोई बहुत शानदार पोएट बन चुका होता जिसको आज हम बहुत एडमायर कर रहे होते। लेकिन बहरहाल जब उसने एक बार किताब छोड़ दी, वो किताब तो रखी तकिए के नीचे, लेकिन वो सफ़र उसका ख़त्म हो गया। और जब उसने तलवार उठा ली तो उसके बाद तलवार कभी नीचे नहीं रखी। तलवार कभी नीचे नहीं रखी। पहली जो इसकी जंग थी या पहली इसकी जो फतेह थी वो किस तरह की थी? अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात है। उसके जब वालिद की वफ़ात हुई, वो हुई भी किसी ने एक्चुअली छुरा घोंप दिया, क्योंकि बेटी की शादी हो रही थी और उस शादी में छुरा घोंप दिया। इल्ज़ाम मुख्तलिफ़ लोगों पे लगता है। इल्ज़ाम तो ख़ुद अलेक्जेंडर पे भी लगता है कि इसने मरवा दिया था जानशीनी के लिए, कुछ बनने के लिए। इल्ज़ाम है, लेकिन ये सब इल्ज़ाम है। एक्चुअली किसी को क्लोपेट्रा के भाई से जिससे इसकी लड़ाई हुई थी बहुत ज़्यादा ग्रीवेंसेस थे, और वो ग्रीवेंसेस को जब बताया गया फ़िलिप को, तो फ़िलिप ने उन ग्रीवेंसेस को सुना नहीं। उस शख्स को इस चीज़ पे बहुत दुख था, इसलिए उसने उसे कत्ल कर दिया। अब वो तो कत्ल हो गया, इसका बाप। कत्ल होने के बाद ग्रीक सिटी स्टेट्स ने रिबेल कर दिया, जैसे थीबीज थी, जैसे स्पार्टा तो पहले इनके साथ नहीं थी, बाकी तमाम ने भी कर दिया। वहाँ इसके टीचर एरिस्टोटल ने इसे मशवरा दिया। उसने कहा कि इनको मगलूब करो। कैसे? डंडे के ज़ोर पे, तलवार से। तो ये एरिस्टोटल का मशवरा था। फिर पहली बार ख़ुद डिसीजन लेते हुए अलेक्जेंडर ने, जो बाकी स्टेट्स थी उनको, जब एक दो स्टेट्स के ऊपर ही उसने भला बोला, उसके बाद बाकी सारी मुती हो गई। जब मुती हो गई तो उसने दोबारा यूनिफाई किया ग्रीस को, और फिर अगले मार्के की तरफ चला गया। अच्छा, एक और चीज़ भी है इसके अंदर। जब वो ये एथेंस गया अलेक्जेंडर, तो एथेंस का जो एक दबदबा था, एक इल्मी दबदबा, या जो उनका एक अदब दोस्ती थी, या जो उनका एक फ़िलोसॉफ़िकल एम्बियंस था शहर का, उससे बहुत मुतासिर हुआ। इन्होंने तो उठना बैठना भी नहीं आता ना। मैसेडोनियंस को तो उठना बैठना भी नहीं आता था। वो हमारे आम जो स्लैंग है, बोल चाल, उनके अंदर नक नहीं साफ करना आता है। ये मैसेडोनियंस ऐसे ही थे। जबकि वो जो थे एथेनियंस, वो बहुत फिलोसोफर थे सब। नंबर, थेलीस, पार्मेनिडीज, पाइथागोरस, सोक्रेटिस, एरिस्टोटल, प्लेटो, मतलब वो एक गैलेक्सी ऑफ फिलोसोफर्स वहाँ थे। तो ये मैसेडोनियंस सब लड़ लुड़ के इधर उधर से के मार मोर के एक दूसरे को चीना चपटी करके खाने पीने के आदी थे। ये जब एथेंस गया, अब अंदर उसकी ये चीज़ है मौजूद, उसको सब कुछ बहुत अच्छा लगा एथेंस। यहाँ फिर मैं एक वाक़या आपको सुनाता हूँ। जब इसने एसोस की जंग में, जब इसने डेरियस को भगाया, डेरियस जब अपने रथ छोड़ के भाग गया, तो ये इसने क्या किया, इसने ये बड़ा मुतासर हुआ, डेरियस के खैमे में गया। ख़ास तौर पे मिला क्या वहाँ? वहाँ बहुत ज़बरदस्त खुशबुएँ थीं। अच्छा। वहाँ बहुत अनवाव अक़साम का फर्नीचर था। वहाँ बड़े ही ग्रैंड एलिगेंट ड्रेसेस थे। वो ऐसा था जो इसकी आंखें खीरा हो गई, और इसने वहाँ एक ख्वाहिश का इज़हार किया। कौन सी? मैंने कहा जी, मैं तो गुसल खाने च नहाना है। यानी मैं डेरियस के जैसे डेरियस नहाता था अपने, तो मैंने इसके गुसल करना है उस हौज़ में, या वो जो भी जगह थी जहाँ डेरियस नहाया करता था। अब वो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये एथेंस को देख कर आया हुआ था। ये भी इन सारी, और कैसा इल्म दोस्त आदमी था, कितना बड़ा जहन था, कितना बड़ा वॉरियर था। लेकिन उस लड़ाई के बाद ख्वाहिश ये थी कि मैं वहाँ नहाऊँ, फिर नहाया ये। अच्छा। लेकिन वहाँ बड़ा कंपैशनेट भी है। इसने जो उसकी बीवी थी और जो उसकी बेटियां थीं, उनको कुछ नहीं कहा, बल्कि उनको इसने कहा कि जो गार्ड है आपके ऊपर मुकर्रर है, या जो को, वो डरी हुई थी बहुत ज़्यादा, हमें कत्ल कर देगा ये। उसने कहा नहीं कुछ नहीं होगा, बेफिक्र हो जाए। जो गार्ड आपके साथ है वो आपके साथ ही रहेंगे, रोटी पानी साढ़े वालों, तुसी याशी करो, वो तुहानू छड्ड के नस गया तुहाडा बंदा, जो शौहर तुहाडा। तो लेकिन मेरा आप ईजी हो जाए, बेफिक्र हो जाए। तो इसने उनको बड़ा प्रोटेक्ट किया, बहुत उनकी
खिदमत भी की। औरतों का शौकीन था ये? हरगिज़ नहीं, बिल्कुल नहीं। मौरखीन कुछ बटे भी हुए हैं इसके ऊपर, कुछ लोग कहते हैं 3 शादियाँ की, कुछ लोग कहते हैं 2 शादियाँ की। असल में कितनी थी? मेरा ख्याल है जो बहुत ऑथेंटिक हिस्टोरियन हैं, वो जो ऑथेंटिक भी हैं तो वैसे इसी के वो परवरद हैं सारे, क्योंकि यूरोपियंस ने इसकी हिस्ट्री लिखी है तो वो तो एक ही शादी कहते हैं कि जो रुखसाना के साथ की थी इसने, अच्छा। जो पर्शियन थी। लेकिन कुछ शनूक नाम भी लेते हैं, कुछ तीसरी शादी की बात भी करते हैं। बल्कि जब ये बाबुली में था तो इसने अपनी बीवी को, रुखसाना को, और अपने बेटे को यूनान भिजवा दिया था। अच्छा। हर चीज़ वैसे यूनान भिजवा देता होता सी। इसने 300 ज़र्रे भी भिजवा दी थी यूनान, और जो हाथी इसको तोहफे मिले वो भी यूनान भिजवा दिए। जो खाने पीने की चीज़ को अच्छी मिलती थी, कहता है यार यूनान छाड़ो, मैं आगे खाऊंगा। तो इसने अपनी बीवी को भिजवा दिया। वहाँ इसने प्रेडिकस को, जो इसका बड़ा एक कंपेनियन था, उसको बनाया हुआ था मदारुल महाम उस जगह का। प्रेडिकस मर गए जल्दी। प्रेडिकस के मरने से जो उसका बेटा था वो बरसर इख्तिदार आ गया और उसने इसके बेटे को और बीवी को मरवा दिया। अच्छा, मतलब इसका कोई वारिस नहीं था इसके बाद? कोई वारिस नहीं था इसका, वो एक बेटा ही था ना, उसको उन्होंने गला दबा के मार दिया। इसकी फतूहात पे बात करते हैं। सबसे पहले इसकी कौन सी फतेह थी? सबसे पहला बड़ा कारनामा तो यह था कि इसने यूनिफाई किया ग्रीक सिटी स्टेट्स को, जैसे भी साथ मिलाया। फिर इसने कुछ उनके ऊपर जिम्मेदारियां भी डाली। वो जिम्मेदारियां ये थी कि वो कंट्रीब्यूट करेंगे असले के लिए, लोगों के लिए, लड़ाई बढ़ाई करने के लिए। फिर जाहिर है ये बहुत से लोगों को साथ लेके इसने कन्विंस किया उन्हें। असल में लड़ने से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये होती है कि कोई आपके कितना साथ खड़ा हुआ है, आपने मोटिवेट क्या किया है। अच्छा, इसके जो सिपाही थे वो होते थे मोटिवेट इससे? बहुत मोटिवेट करता था। जो इसका अपना रोमांस था, वो रोमांस इनकलकेट किया अपनी फ़ौज में। इसने ये कहा कि हम जाएंगे हिंदुस्तान तक, पर्शिया तक, और वहाँ तुम्हें मिलेंगे कीमती जवाहरात, वहाँ तुम्हें आब हयात मिलेगा, वहाँ खरद का। अब ये एरियन लिखता है और ये अलेक्जेंडर है जो कह रहा है कि हिंदुस्तान में हमें खरद का ख़जाना मिलेगा, वहाँ तुम्हें हाथी दांत मिलेंगे, आइवरी मिलेगी, वहाँ हीरे जवाहरात मिलेंगे, वहाँ मसाले मिलेंगे, वहाँ मतलब जो कुछ इसने पढ़ा हुआ था होमर के यहाँ, या जो कुछ इसने सुना हुआ था अपने उस्तादों से, वो सब इसने इनकलकेट किया अपनी फ़ौज के अंदर। अब फ़ौज के पास भी इंसेंटिव तो यही होता था ना कि वो रास्ते में जाएंगे, लूट मार करेंगे, कोई बूटी मिलेगी, कुछ कोई माल गनीमत मिलेगा, यही था। तो ये बहुत बड़ा कारनामा था, मैं ये समझता हूँ, क्योंकि वो इकट्ठे नहीं थे लोग, इसने पहली बार इकट्ठा किया। क्योंकि यूनानी रियासतों ने कभी किसी के ऊपर हमला नहीं किया था। हाँ, जब अटैक होता था फिर इकट्ठे होकर लड़ लिया करते थे। ये पहली बार था कि लेके निकला। फिर ये पहुंचा ट्रॉय। इसने वो जो ये समंदर के रास्ते नहीं गया, ये एक स्ट्रेट के ज़रिए से गया। तो ये जब ट्रॉय पहुंचा, ट्रॉय में इसने देखा कि ट्रॉय के साथ फिर इसका एक रोमांस वाबस्ता था। वो रोमांस था एक्लीज़। अगर आपने ट्रॉय फिल्म भी देखी हो, जब बनी, अब तो लोग जानते हैं ना ट्रॉय को, उसमें वो एक्लीज़ है, उसमें ट्रॉय की पूरी कहानी है। तो ट्रॉय के साथ इसका, क्योंकि वो वॉर ऑफ ट्रॉय हुई थी और इसने वो सारी वॉर की कहानी पढ़ी हुई थी। तो इससे अच्छा क्या लगा था उसमें? इसको इसका एक बड़ा रोमांटिक वर्जन था ट्रॉय के बारे में, वहाँ एक्लीज़ के बारे में, ट्रॉय के बारे में, उसके तामीरात के बारे में। लेकिन अभी ट्रॉय पहुंचा तो उसने देखा वो तो खंडर बना हुआ है, वो तो बर्बाद हुआ पड़ा था शहर। बर्बाद किया किसने था? वो आपस की लड़ाइयों की वजह से, क्योंकि कोई अदम तवज्जोही की वजह से या किसी भी लड़ाई की वजह से ट्रॉय बर्बाद हुआ पड़ा था। अच्छा, वहाँ से इसे मायूसी हो गई? मायूसी हुई, वहाँ के लोग इसके पास आए। अच्छा। उन्होंने अलेक्जेंडर को एक दी बरबत, एक इंस्ट्रूमेंट, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, और एक ढाल, शील्ड। इन्होंने कहा जी, उन्होंने कहा अलेक्जेंडर से कि ये दोनों चीज़ें एक्लीज़ की हैं। हम वो एक्लीज़ जो उनका एक जो मारा गया था उस लड़ाई के अंदर, फाइनली इसके एडी के अंदर तीर लगता है, और एक्लीज़ ने ट्रॉय, हेलेन ऑफ ट्रॉय का बदला लिया था स्पार्टन्स के। तो बहरहाल इसको उन्होंने कहा कि ये एक्लीज़ की हैं। ये एक्लीज़ को वैसे बहुत हीरो मानता था। इसने खैर ये किया कि ढाल उनसे ले ली, शील्ड, और इंस्ट्रूमेंट जो था उन्हें वापस कर दिया कि नहीं ये आप रखें। ढाल के बदले में इसने कुछ अपनी 3-4 जो शील्ड्स थी वो दे दी कि आप यहाँ रख लें। फिर वो ढाल इसने वापस भिजवा दी थी यूनान। फिर इसने वहाँ एक फसील बनवाई ट्रॉय के इर्द गिर्द, शहर के इर्द गिर्द। तो ऐसी मोहब्बत थी शहर के साथ। उसके बाद तो फिर ये लेके आगे से आगे हम देखते हैं, तुर्की के कुछ इलाके हैं, वहाँ गया। तुर्की से फिर इजिप्ट गया, मेसोपोटामिया गया, फिर ईरान गया,
फिर अफ़गानिस्तान आया, अफ़गानिस्तान से हिंदुस्तान आया, हिंदुस्तान से फिर बाबुल चला गया। सबसे मुश्किल जंग इसके लिए कौन सी थी? मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा मुश्किल जंग थी राजा पोरस के साथ। अच्छा। लेकिन उससे पहले भी ग्रैनिकस की जो जंग थी, जो बिल्कुल शुरू में इन्हें ग्रैनिकस की जंग लड़ना पड़ी, तो ग्रैनिकस की जंग में तो ये मर गया था ऑलमोस्ट। अच्छा। हाँ, हुआ क्या था? ग्रैनिकस की जंग जब हो रही थी तो ईरानियन कुछ सिपा सालार थे, मेहरदाद वगैरह, सेपरदाद और जरिकस, ये बड़े ज़बरदस्त जांबाज थे। इन्होंने टारगेट कर लिया अलेक्जेंडर को। उनका ख्याल था कि अलेक्जेंडर को मार दें, उसके बाद इनको बददिल कर देंगे। तो उन्होंने मुसलसल अटैक किया अलेक्जेंडर पे। फिर हुआ ये कि अलेक्जेंडर एक स्टेज पे उस बिल्कुल सामने आ गया मेहरदाद के, घोड़े से गिरा। अब बिल्कुल उनके जब नरगे में आ गया तो मेहरदाद को पीछे किसी ने धकेला और ये फिर एक बार निशाने पे आ गया सेपरदाद, उसके निशाने पे आ गया। उसने तलवार सौंत ली, तलवार सौंत के बिल्कुल इसको मारने ही वाला था। यानी अलेक्जेंडर वॉज गोइंग टू बी डिवाइडेड इनटू 2 पीसेस। चंद सेकंड्स का फ़र्क होगा। तो क्लीटियस ने, जिसको बाद में इसने कत्ल कर दिया था, क्लीटियस ने वो बाजू ही काट दिया सेपरदाद का, जिसने तलवार पकड़ी हुई थी, और जान बच गई इसकी। ऐसे इसकी जान बची। फिर ये बहुत ज़िद्दी भी था। इसका एक सिपा सालार था जो कि क्लीटस का बाप भी था, पार्मेनिव। पार्मेनिव ने इसे ये कहा कि यार ये जो दरिया है जहाँ हम एसोस की तरफ बढ़ रहे हैं, ये दरिया बहुत गहरा है, हमें यहाँ से नहीं कहीं और से अटैक करना है, और अभी नहीं करना, बाद में करेंगे अटैक फ़िलहाल। लेकिन मैंने आपको जैसे पहले कहानी सुनाई कि वो ठट्ठा उड़ा रहे थे, वो ठट्ठा उड़ा रहे थे, तो इसने अटैक कर दिया। वो नीचे दरिया में कीचड़ था, इसके बहुत से लोग मारे भी गए। ये फिसलता था नीचे, वो ऊपर जाने की कोशिश करते, ऊपर से तीर बरसाए जाते थे, नीचे कीचड़ था और फ्लो बहुत तेज़ था, पानी का बहाव बहुत तेज़ था, लेकिन सब हो ये पहुंच गया। अच्छा, ये अपने कमांडर्स की बात क्यों नहीं मानता था? वैसे जहाँ जहाँ इसने बात नहीं मानी वहाँ वहाँ से कामयाबी भी मिली है। मसलन एक बार ये बीमार हो गया। हुआ ये कि गर्मी बहुत शदीद थी और ये लड़ रहा था, और उस जंग से ही फारिग होके ही आया बैटलफील्ड से, और चश्मा बह रहा था। वो चश्मा बह रहा था, चश्मा ठंडे पानी का चश्मा बह रहा था। इसने आओ देखा ना, तो इसने चश्मे में छलांग लगा दी। इम्पल्सिव था ना, चश्मे में छलांग लगा दी, वो गर्म ठंडा हो गया। बाहर निकला तो बुखार। अब बुखार हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता मौत के करीब चला गया। ये वाक़या है ग्रेनिकस की वॉर से 7-8 साल बाद का। अच्छा। ये उसका वाक़या है। और अब ये खैमे में लेटा हुआ है, लोग आके पट्टियाँ गा रहे हैं, लता कूट रहे हैं, अलेक्जेंडर साहब मरने के करीब पहुँचे हुए। वो जो था पार्मेनिव, जो इसका सिपा सालार था, उसको इसने भेजा हुआ था ऊंची चट्टानों के ऊपर देखने के लिए, कोई जायज़ा वायज़ा लेने के लिए दूर भेजा हुआ था। उसका ख़त मिला। इसके सारे तबीब नाकाम हो गए थे इलाज करने में। अच्छा, एक मकामी तबीब था फिलकॉस, किसी ने कहा जी तुसी उन्होंने ज़रा कंसल्ट करो, बड़ा हाथ शिफा बहुत हैगी। उन्होंने बुला लिया। जब फिलकॉस इसके खैमे में आया, एन उस वक्त पार्मेनिव का इसको एक ख़त मिलता है। उस ख़त में लिखा हुआ था कि इस इलाके में एक हकीम है फिलकॉस, खुदा के लिए उससे कुछ दवा वगैरह लेना, वो तुम्हें जहर दे देगा। अच्छा। इसने ले लिया ख़त, उसने दवा बना ली। उन्होंने कहा लो जी सरदार जी, तुम ये दवा पियो, जिमें जिमें ਤੁਹਾਡੇ अंदर उतरनी है उंज उंज तुसीं तंदुरुस्त होंदे रहना, तो तुसीं इंज घोड़े वांगू तगड़े होना, बॉल सिर्फ वो अपने घोड़े वांगू। और ये खत पढ़ चुका था? ये खत पढ़ चुका है, दवा तैयार है, गिलास अगे है। अब इसने गिलास उंडेलना है अपने अंदर, तो इन्हें मर जाना है वो पार्मेनिव के मुताबिक। अब आप मुझे बताइए कि उसने क्या किया होगा? नहीं पिया होगा। उसने पिया। अच्छा। हाँ, लेकिन पीने से पहले उसने एक हरकत की। उससे वो जो ख़त था ना, वो हकीम को पकड़ा दिया। अब हकीम ख़त पढ़ना शुरू हो गया और ये वो अमृत धारा जो भी था वो पीना शुरू हो गया। लेकिन वो चंद ही घंटों बाद बिल्कुल हेल एंड हार्टी हो गया। तो उसने क्यों लिखा हाथ में? देखिए, अब ये उसकी जजमेंट थी, वो हो सकता है ठीक कह रहा हो, लेकिन मसला है उस वक्त अलेक्जेंडर वहाँ पे एक फातेह के तौर पे था, उसने उड़ा दिया था सारा वो उनको। ये वो जगह जहाँ पे 3 फसीलें बनाई थी इन्होंने, 3 फसीलों वाला शहर था। अब हकीम हो सकता है कोई कनिंग भी हो सकता है हकीम साहब से कोई बंदा मर गया हो सकता है हकीम साहब पे ट्रस्ट ना हो किसी को,
कोई बुरा तजुर्बा हकीम के साथ होगा, या हो सकता है हकीम को इस्तेमाल के, जैसे हमारे यहाँ मुग़लों में कुछ ऐसे हकीम थे जिनसे जहर दिलवाया जाता था, वो आपका इलाज करते करते आपको मार दिया करते थे। खड़क सिंह के साथ यही हुआ था। अच्छा। खड़क सिंह को आहिस्ता आहिस्ता जहर ही दिया गया ना। ऐसे बहुत से वाक़यात हैं जिसमें उन्होंने कहा जी यार तू ऐसी दवाई देनी है। अब जिसको दवा दी जा रही है वो बज़ाहिर सेहतमंद हो रहा है, लेकिन एक्चुअली उसके रगों पे में जहर उतर रहा है। हो सकता है ऐसे हो, मुझे इसका स्लो पॉइजनिंग हो रही है, हो सकता है ऐसा हो सकता है पाबनीव का अपना कोई खदशा हो। देखिए इनकी एक टेक्निक थी, ये लोग पहले भेजा करते थे जासूसों को। इसका जो जासूसी का नेटवर्क था वो बहुत शानदार था, अलेक्जेंडर का और ख़ास तौर पे ग्रीक का। ये लोग जाके उस इलाके के बारे में सारी मालूमात इकट्ठी कर लिया करते थे। इनफैक्ट पारमनीव को मतलब पहाड़ों में भेजा हुआ था, तो जासूसी करने के लिए ही भेजा हुआ था, लेकिन वो देखना चाह रहा था कि रास्ते कैसे। तो हो सकता है पारमनीव के जासूसों ने ये इतला दी हो कि ये हकीम बड़ा ख़तरनाक है, मार देगा, लेकिन उसने बहरहाल ठीक दवा दी तैयार करके। अच्छा, सिकंदर जो है वो सुपरस्टिशियस भी था बहुत। देखिए बात फिर वही है कि वन शुड बी जज्ड इन हिज टाइम। तो अब अगर हम 21वीं सदी में बैठ के हम आज तक सुपरस्टिशियस हैं, तो हमारे हाथों में भी वो फेंक रहे होते हैं दरिया रावी के ऊपर जाके, वो सालन भी सूट रहे होते हैं, चावल भी सूट रहे होते हैं। कोई मुख्तलिफ अदाकाराओं को भी मैंने देखा है वो देगा पका के सूट रही होती हैं। हमारे यहाँ है ना ये सब। और ये हम बात कर रहे हैं 326 क़ब्ल मसीह की। सुपरस्टिशियस तो उसने होना ही था। और फिर वो गॉड्स एंड गॉडेसेस पे पेगन थे, वो गॉड्स एंड गॉडेसेस पे यकीन रखते थे। उनका ये ख्याल था कि ये जो गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं ये कहीं से ताकत लेके निज़ाम को चलाते हैं। कोई सन गॉड है, कोई लव गॉड है, कोई अर्थ गॉडेस है। ये किस गॉड को मानता था? ये जूस को मानता था, एथना और जूस को। ये जहाँ जाते था ये एथना और जूस का कुर्बानगाह बनाया करता था वहाँ, और ये कुर्बानी दिया भी करता था। जैसे हम कुर्बानी करते हैं ना काले बकरे की, ये काले की नहीं करते थे, ये भेड़ की किया करते थे। अच्छा। वो भेड़ की कुर्बानी दिया करते थे, खून बहाया करते थे। पहले उसका खून बहाते थे, फिर उनसे इन्हें गुड ओमेन नज़र आती है। जैसे ठगों में नहीं हमने देखा था कि वो ओमेन्स नज़र आती हैं, फिर इन्हें वो गुड ओमेन मिलती है। लेकिन ये था कि ये किसी ओमेन का इंतज़ार बज़ाहिर फितरत से नहीं करते थे जैसे कि ठग करते थे। ये बस चढ़ावे चढ़ाते थे, कुर्बानी देते थे और निकल पड़ते थे, शराब लुंढाते थे और निकल पड़ते थे। हिंदुस्तान के बारे में इसे कैसे पता चलता है? ये ज़माना है जब हिंदुस्तान में बुद्धिज़्म अपनी पीक पे था। 5 सदी क़ब्ल मसीह में बुद्धिज़्म पीक पे था और ये 326 क़ब्ल मसीह में आते हैं। इसका मतलब है कि वो इल्म व अदब का गहवारा था हिंदुस्तान। बल्कि सिब्ते हसन जो है हमारे, जिन्होंने माजी के मज़ार लिखी है, वो तो ये भी कहते हैं कि यूनान तक जो इल्म गया फ़लसफ़े का वो यहाँ से गया, हिंदुस्तान से। अच्छा। आपको बताया कि शेक्सपियर ने कैसे अरब्स के मिथ से इंस्पिरेशन ली थी। अरब्स और हिंदुस्तानी, इनके अगर आप शायरी पढ़ें या मिथ पढ़ें जो यहाँ मौजूद है, तो वो एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा असर रखते हैं। तो ये कहानियाँ सारी सुनी हुई थी अलेक्जेंडर ने। अलेक्जेंडर के लिए हिंदुस्तान नई जगह ज़रूर थी एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन ये नहीं था कि उसको कुछ पता नहीं था। बहरहाल जब अफ़गानिस्तान आया तो अफ़गानिस्तान के जो रगड माउंटेन्स थे वहाँ से जो कुछ उसने हिंदुस्तान के बारे में सोचा था, जो कुछ वो इमेजिन किया था, हिंदुस्तान उससे बहुत बढ़ के निकला उसके लिए। मिला क्या यहाँ पर? सबसे पहले तो जब वो यहाँ कदम रखते हैं, ये उसने रूट ही बड़ा मुश्किल पसंद था। वो सीधा रास्ता नहीं लिया करता। उसने अपनी एक टोली को तो खैबर के रास्ते भेजा कि आराम से पहुँचो, लेकिन ख़ुद उसने बहुत ही मुश्किल रास्ता को हिंदू कुश से चुना और को हिंदू कुश के रास्ते फिर वो बाजौड़ पहुँचा, सवात पहुँचा। सवात में भी बुद्धिज़्म था उस ज़माने में, वहाँ एस्पज़ई कबीले। अच्छा, अब उसके अट्रैक्शंस क्या थी? जब वो यहाँ आता है तो उसे सबसे पहले तो ये था कि मैं हाथी देखूँगा, हाथी कैसा होता है। उसने हाथी नहीं देखा था, हाथियों के बारे में सुना था सिर्फ। फिर उसको ये था कि उसके जर्नैल ने किसी ने बताया कि जी यहाँ ना पोस्तीन के कोट पहन के छोटे छोटे लोग हैं, वो तुहानू ना वटे मार दे रहे, वो सानू वटे मार दे रहे। असी तो निकली दे ना, पोस्तीन के कोट पहन के लोग पत्थर मारते हैं। और उस सिपा सलार ने इसको कहा भी, उन्होंने कहा मैं आर्डर लाता है हुण जे कितने नजर आए हमला कर दो। फिर मकामी लोगों ने बताया यार वो पोस्तीन के कोट नहीं है, उनका स्किन कलर ही ऐसा है, वो बांदर ने। उन्होंने काम ही है गया। मतलब इससे पहले कभी इसने बंदर नहीं देखा? बंदर नहीं देखा था इसने, बंदर नहीं देखा था, हाथी नहीं देखा था। फिर एक पौधा था जिसे हम कहते हैं इश्क पेचा उर्दू में, अंग्रेज़ी में वो कहा जाता है मॉर्निंग ग्लोरी।
वो यूनान में बहुत होता है। वो जब इनके सिपाहियों ने यहाँ देखा कि हिंदुस्तान के अंदर ये मॉर्निंग ग्लोरी, ये तो उन्होंने उसके पत्ते तोड़े, टहनियाँ तोड़ी, अपने गले में बांधी, प्यार किया, चूमा चाटा, क्योंकि बड़ा अरसा हो गया था निकले हुए थे बेचारे, लड़ते झगड़ते यहाँ पहुँचे थे वो। तो मॉर्निंग ग्लोरी ने इन्हें बड़ा मुतासिर किया। फिर दरियाओं का जो एक ग्रैंड और वुसअत थी, ज़मीन की जो वुसअत थी, उसने बहुत ज़्यादा मुतासिर किया। बल्कि ज़रूरी है ये बात कि डेरियस III जो ईरान का बादशाह था, उसकी नाकामी, वो जीत सकता था, उसकी अददी बढ़तरी बहुत ज़्यादा थी अलेक्जेंडर के मुकाबले में, लेकिन उसकी शिकस्त की वजह ये बनी कि उसने गलत जगह, मकाम गलत चूज़ किया जंग लड़ने के लिए। उसके सिपा सालार ने कहा भी था कि आप इतनी बड़ी अददी बढ़तरी आपको हासिल है, आप ये पहाड़ों के अंदर ना उलझें, वो तो दर्रे हैं छोटे छोटे, उन दर्रों में तो पता ही नहीं चलेगा कि आप ज़्यादा फौज रखते हैं, कुछ तंग है बहुत ज़्यादा। यही हुआ, उसने बात नहीं मानी, वो सिकंदर के साथ उलझ गया उन पहाड़ों के अंदर, वो दर्रों के अंदर। अब होता ही यह था कि जो उसकी अददी बढ़तरी थी, वो लोग एक दूसरे के जुड़े होते थे, ये आराम से कम थे वैसे भी तादाद में, और ये खुल्लम अलेक्जेंडर ने कहा भी कि इसने ये गलती की है, यही मैं चाह रहा था कि ये मेरे पकड़ में आ जाए, मेरे ट्रैप में आए। तो वहाँ इन्होंने उसको शिकस्त दी बहुत बुरी तरह से। लेकिन ये ज़मनी तौर पर बात सामने आ गई, ये जो डेरियस था, डेरियस III, वो भी एक्चुअली अपने सिपा सालारों की बात नहीं माना करता। उसके सिपा सालार ने एक और बड़ा अच्छा मशवरा दिया था उसे कि जब अलेक्जेंडर ईरान में हमला करने के लिए साहिली पट्टी के साथ साथ आ रहा है या आएगा, हमें चाहिए कि हम एक कमान भेज दें यूनान। अच्छा, और हम उसके पीछे, क्योंकि वो तो सारे इधर लड़ने आए हुए, वो तो होना कोई नहीं, वहाँ अटैक कर दें। तो उसको लामुहाला जाना पड़ेगा अपने लोगों को बचाने के लिए या यूनान को बचाने के लिए, क्योंकि वो सभी लोग थे ना स्टेट्स के, वापस आना पड़ेगा। डेरियस ने ये बात नहीं मानी। डेरियस इस जोम में था कि मेरे पास बहुत बड़ी तादाद है, बहुत बहरी बेड़े पे बहुत ज़्यादा उसको यकीन था अपने। उसको पता कि मेरा बहरी बेड़ा इतना बड़ा है कि मैं आराम से अलेक्जेंडर को कहीं ना कहीं, अगर एक आध जगह जीत भी जाता है तो कहीं ना कहीं मैं शिकस्त दे दूंगा। लेकिन अलेक्जेंडर ने यहाँ चालाकी देखें, उसने ग्रेनेकस की वॉर के बाद उसने साहिली इलाक़ों पे ही अटैक करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे ये पता था अलेक्जेंडर को कि जो बहरी बेड़ा है वो समंदर में 3 दिन से ज़्यादा नहीं निकाल सकता, पानी वानी के लिए या कुमक के लिए, खाने पीने के लिए उन्हें वापस आना ही पड़ता है। 3 दिन आप लड़ सकते हैं समंदर के अंदर, ये उस ज़माने का रिवाज था। और ये साहिली इलाकों पर कितना कितना अरसा लड़ता था? अच्छा, अलेक्जेंडर को सच्ची बात यह कि बहुत ज़्यादा लड़ने की ज़रूरत पड़ी नहीं। अच्छा, अगो इन्हें फिट होंगे सन लड़ने वाले, वो खुद या अपने शहरों को आग लगा के भाग गए या वो इसके सामने झुक गए, इसको बहुत ज़्यादा उसने इनामो इकराम पेश कर दिए। और अगर किसी ने रेजिस्टेंस की भी तो साहिली इलाकों में कहीं कोई ऐसी रेजिस्टेंस हमें नज़र ही नहीं आती पर्शिया के, क्योंकि वो बहुत बटा हुआ था, दूर था। और एसोस की जो जंग है उसके अंदर तो ख़ास तौर पर हमने देखा कि वो जो कमान थी वो बहुत ही एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन ही नहीं थी उनकी, जिस वजह से बहुत ज़्यादा ख़राबी हुई। बल्कि साहिली इलाकों में लंबा लंबा अरसा क़याम किया, रिक्यूपरेट किया, दोबारा से असर नौ उसने अपनी ताकत को बहाल किया। हिंदुस्तान में और क्या क्या इसे पसंद था? हिंदुस्तान में इसको जब इसने दरिया देखे बहते हुए तो इसकी तो आंखें खीरा हो गई कि ऐसी वुसअत है ज़मीन में। बल्कि इसके बारे में बड़ा मशहूर है, अगर आप जाएँ तक्षशिला चला जाएँ, टैक्सिला जाएँ, टैक्सिला में म्यूज़ियम के सामने एक माउंड है, भीड़ माउंड उसका नाम है जगह का, भीड़ माउंड। तो ये मशहूर है, जब वो यहाँ आया अलेक्जेंडर तो उसने देखा, उसने बड़े फलक शिगाफ नारे लगाए कि ये मैंने फ़तह कर लिया और ये मैं देखो मैं, क्योंकि वो जो राजा था वहाँ का अंबी, वो तो बिल्कुल ही गोडियाँ जी बह गया ना, उन्होंने तो घोड़े थे, हाथी, पता नहीं क्या इनाम इकराम, 60 हाथी दे दिए इसको। अच्छा, बिना लड़े उसको जब पता चला, ये ज़्यादातर ऐसे हुआ है अलेक्जेंडर के साथ, लड़ाई बहुत कम हुई है, ज़्यादातर ये हुआ है कि लोगों ने इनाम इकराम दे दिया। राजा अंबी ने भी यही किया, जो तक्षशिला का, उसकी मखासमत थी राजा पोरस के साथ। वो ये चाहता था कि पोरस का इलाका उसे मिल जाए। पोरस ने ज़रा एक बार अलेक्जेंडर ने रल के तौड़ी ला दी है तो उन्होंने ज़रा साड़ा भी टैका हो जाएगा, ये था। हिंदुस्तान के बारे में कहा जाता है कि जो इसकी टोपोग्राफी है, जैसे पहाड़ है, जैसे मैदान है, जैसे कोई बैरूनी हमलावर यहाँ कामयाब नहीं हो सकता था अगर इन लोगों की आपस की लड़ाइयाँ ना होती तो। अच्छा, अगर ये लोग आपस में एक होते, जैसे यूनान वाले एक हो गए थे लड़ने के लिए, अगर ये हिंदुस्तानी एक होते तो कभी ऐसा ना होता कोई आ सकता। अलेक्जेंडर के फ़ौरन बाद चंद्रगुप्त मौर्य की जो हुकूमत आई तो पूरा हिंदुस्तान उसने एक कर लिया था, क्योंकि उन्हें ये समझ आ गई कि ओके, हम लोग मुकाबला कर सकते हैं, लड़ सकते हैं अगर हम
यूनिटी का मुजाहरा करें, तो एक हो जाए। एक हो जाए। तो वो बस वो एक लाने वाला बंदा चाहिए था। वो अलेक्जेंडर नहीं था, वो चंद्रगुप्त मौर्य था। अलेक्जेंडर को सबसे पहली मुश्किल क्या आई हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में वो जहाँ जाता था लड़ता था, लोगों को मगलूब करने की कोशिश करता था, लेकिन जैसे वो वहाँ से निकलता था लोग रिबेल करते थे। अच्छा। हिंदुस्तान में सिवाय राजा अम्बी के हाँ। किसी ने भी, ख़ासतौर पर सवात के इलाके में, बाजौड़ का जो इलाका है, किसी ने भी अलेक्जेंडर को कबूल नहीं किया, लड़ाई की। बल्कि आपने सुना होगा यूसुफजई कबाइल, उन्हें अस्पजई कहते थे। अस्पजई के साथ, अस्कैनियंस के साथ, या मसागा की जो जंग हुई है, जैसे आप मैंगोरा के करीब, बहरेन और के करीब एक इलाका है, वहाँ जो जंग हुई है, उसमें जो यूसुफजई जो हमारे कबाइल उस ज़माने में, इनकी औरतों ने लड़ाई की है। ये एरियन ने लिखा है कि वो हुआ ये कि इसने धोखा भी दिया, इसने उन लोगों को अपने साथ में लाने की कोशिश की और बाद में अपने वादे से फिर गया और उनके ऊपर अटैक कर दिया। उन लोगों ने फिर अपनी औरतों को, क्योंकि अब वो अटैक जो था, उन्होंने घेरा बना लिया, एक सर्कल बना लिया। सर्कल में वो लड़ रहे थे इसके साथ, और बीच में थी औरतें भी लड़ रही थी, लेकिन वो उस सर्कल में जब मर्द मारे गए सारे, फिर औरतों ने मुकाबला, मतलब लड़ तो उस वक्त भी रही थी वो, लेकिन इसकी टेक्निक बड़ी ख़तरनाक थी। ठीक है। वो ये कि इसके पास इसने बहुत लंबे नेज़े रखे होते थे। वो यार्ड्स को इस तरह से डिवाइड करते थे। 18,000 की एक फ़ौज है तो 3-3 हज़ार के इन्होंने बना दिए, लश्कर बना दिए। और उन लश्करों में 150 गज़ का फासला, 100 गज़ का, फिर 50 गज़ का, 20 गज़ का, 10 गज़ का। अब उस तरतीब ऐसी थी कि हर दोनों तरफ से हर जो एक ग्रुप था उसको नेज़े प्रोटेक्ट कर रहे होते थे। मतलब मैं अगर लड़ रहा हूँ तो मुझे नेज़े भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मेरे पास साइडों में लोग हैं वो आगे वाले को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और उससे आगे वालों को प्रोटेक्ट कर। तो यानी पूरी फ़ौज में वो जो नेज़े थे वो प्रोटेक्ट कर रहे होते थे वो, और मैं लड़ भी रहा होता था। वो इस तरह इसकी टेक्निक बड़ी ज़बरदस्त थी। लेकिन जो इसने कभी नहीं किया था, एक तो मुश्किल ये पेश आई कि कोहिस्तान में जो हमारे कबायली थे, जो यूसुफजई और दूसरे उस ज़माने में कबायली थे, उन्होंने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। मसागा की जंग हुई, अस्पजइयों के साथ जंग हुई, अस्केन्स के साथ जंग हुई। उस जंग में गो के इसको कामयाबी मिली, इसीलिए अटक तक पहुंच भी गया, लेकिन उन्होंने काफ़ी इसको चेक किया, इसके एडवांसमेंट को। उसके बाद फिर हमें नज़र आता है कि राजा अम्बी तो बिल्कुल गोद में बैठ गए। फिर राजा पोरस के साथ इसका क्या मसला था? इसका किसी के साथ कोई मसला नहीं था। ऐसे करोड़ने के लिए ऐसी लुटमार कर ली, किसी के साथ भी मसला नहीं था। वो तो अब जैसे तुर्की था, ईरान था, मेसोपोटामिया था, ये तो रिच सिविलाइजेशंस थी ना। और ये तारीख़ में होता है कि ये जो बारबेरियंस हैं, जो ये तो निकलते हैं लूट मार करके, और जो रिचेस हैं उनको लूटते हैं। ऐसे चंगेज़ खान था, ऐसे अलेक्जेंडर था। अब जब राजा, इनफैक्ट उसका ये ख्याल था कि जैसे तुर्की से मेसोपोटामिया तक और ईरान तक सब लोग मेरे सामने बिछ गए हैं, पोरस पे बिछ जाएगा। इसलिए पोरस को पैगाम पे भिजवाया और बड़े जोम में भिजवाया कि यार उन्होंने क्या दी तरह जाके लेटर लेके जा। उन्होंने कहा भाई आप आएगा मिलन वास्ते या मैं कुछ करा। इसने इस टाइप की वो की। उसने कहा मैं खुद आऊँगा मिलने के लिए, लेकिन तलवारों के साए में। आगे से उसने कहा हाँ। पोरस बहुत ऊंचा लंबा बड़ा एक कड़ियल जवान था और दिलेर आदमी था। ये शॉर्ट स्टेचर था, ऐसे गाली भी करके करता होता थी उते हुए के ये अलेक्जेंडर साहब। अब जब ये निकला, जेहलम के दोनों तरफ फौजें इसकी खड़ी हुई, तो वो तुगानी का टाइम था। कहते हैं मानसून था, उस टाइम मानसून था, दरिया चढ़ा हुआ था। इसको मना भी किया उन्होंने कि ना कर। अच्छा, इसने भी एक बड़ी ज़बरदस्त टेक्निक इख्तियार की। ये कमबख्त हर रोज़ रात को ये ऐसे तासुर देता था कि लाओ जी मैं आ रहा। हाँ, हर रोज़ ये तासुर देता था कि बस जंग शुरू कर। वो जो था पोरस, वो तैयार होता लड़ने के लिए, तैयार हो जाते सर। वो हर दफ़ा ये गिमिक किए थी। खैर फिर इसने एक और ये कि इसने 18 मील दूर जाके दरिया को अबूर किया। लेकिन जब पता चला पोरस को, तो पोरस ने अपने बेटे को लश्कर दे के भेजा, जिसमें कि उसका बेटा शहीद हो गया था पोरस का। अच्छा। और जब ये देखिए कैसे बड़ा आदमी था, जब पोरस को इत्तला मिलती है कि उसका बेटा शहीद हो गया है अलेक्जेंडर के ख़िलाफ़, किसी ने आके कहा, तो उसने कहा कोई बात नहीं, पूरा जेलम मेरा बेटा है। अच्छा। और मेरे पुत्र ही न सारे,
वो एक शहीद हो भी गए थे, कोई मसला नहीं। जंग हुई, हाथी आर्मर्ड कोर के तौर पे यूज़ हो रहे थे, और कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहे थे, पहले भी होते रहे थे। उनकी टेक्निक ही ये थी लड़ने की हिंदुस्तानियों की। और उसके बाद हमें महमूद गजनवी तक नज़र आते हैं कि वो हाथियों के ज़रिए लड़ाई किया करता था। वो को हिंदू कुछ से हाथी लेके आया करता लड़ाई करने। हमें मुग़ल नज़र आते हैं, हवेलियाँ बनी हैं जिसमें हाथियों को रखते हैं। ये लोहारी के अंदर एक हवेली है, ये कटड़ा शाह वली के अंदर, कटड़ा शाह वली जिसको दी थी उन्होंने, जो ख़ानदान है उनके जो जद्दे अमजद थे, जब रणजीत सिंह ने कटड़ी दी है उसने इसलिए दी थी कि उसका गेट बहुत बड़ा, हाथी अंदर बढ़ जाएगा। वो कहते हैं कि वो इलाज किया था महाराजा का, उन्होंने इलाज किया था, तो तोहफे में एक हाथी दिया था। हाथी दिया था। उन्होंने कहा हाथी से रखना कितने हैं, साढ़े को तो कोई जगह नहीं है। उन्होंने एक बड़ी हवेली दी। तो ये आम बात है, हिंदुस्तानी ट्रेंड थे हाथियों के साथ जंग करने में। उसमें ये कैसे हो गया कि अलेक्जेंडर ने तीर बरसा के हाथियों को पागल कर दिया, या शराब पिला के हाथियों को बदमस्त कर दिया और हाथी अपने लोगों पे चढ़ दौड़े, ये सब मन घड़त कहानी है। अच्छा हुआ क्या, इन्होंने कहा जी जब लड़ाई वड़ाई हो गई सारी, लड़ाई के बाद इन्होंने कहा कि जी इन्होंने कहो कि हुण असी मगध जाना है, यानी बिहार, जो आज का बिहार है मगध। उत्थे नंदा जड़ा डायनेस्टी है ना, ज़रा उन्होंने भी भनी है। ये अलेक्जेंडर ने अपने लोगों से कहा। वो जो सरदार थे उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा असी जाने, ऐसे थक गए हैं। जो इसकी फौज थी, इसने बड़ा समझाया। कभी ये नाराज़ होकर खैमे में बैठे, कभी ये धमकियाँ दे, कभी ये समझाने की कोशिश करे। वो तरलों पर आ गया था, वो नहीं माने। इवेंचुअली ये तय पाया कि जी किसी पीर फकीर को सदो। वही जो इनका तरीका था कि किसी पुरोहित को, किसी को बुला के ये पूछते हैं कि भाई हमारे लिए वहाँ जाना ज़रूरी है, मिलेगा कि नहीं। तो वो जब वो कुरा निकाला तो उसने, पुरोहित ने ये कह दिया कि समझा दिया होगा, हो सकता है टॉलमी ने समझा दिया होगा, यार तेरी मेहरबानी, साढ़े को जो लैना लै, जो 10-20 हज़ार रुपया लैना लै, एनू समझा दे कि यार उत्थे ना जाओ। वो उन्हें कहा जी नहीं तुम जाओगे तो उत्थे बड़ा खून खराबा हो जाएगा, ਤੁਹਾਡੇ लिए बड़ी ख़तरनाक होएगा, उत्थे ना जाना। उन लोगों को जो फौज थी उसको बहाना मिल गया, उन्होंने कहा जी उनके ऊपर नहीं जाना। राजा पोरस की जंग पर बात करते हैं, उसमें इसको क्या मुश्किलें मिली? सबसे पहली मुश्किल तो दरिया की तुग़यानी मिली। अच्छा, इसे दरिया अबूर करना आता था? हाँ, मुसलसल दरिया ही अबूर करता आ रहा था। अब नए स्ट्रेट से यानी अबूर करते, फिर दरिया अबूर करता हुआ आ रहा था, और बड़ी जफा कशी से अबूर करता था, क्योंकि बाज़ का दरिया के अंदर, आपको मैंने बताया ना, वो कीचड़ मिला बहुत बुरा, उसमें ये मर सकता था। यानी पूरी फ़ौज तहे तेग हो सकती थी, क्योंकि ऊपर से तीर बरसाए जा रहे थे। और ये अब देख रहे दरिया के अंदर हैं आप, और दरिया से आपने घोड़ों समेत साहिल पे पहुँचना है ऊपर, तो वो तो आपको नहीं आने देंगे जो फ़ौज खड़ी हुई है। और राजा पोरस ने तो अपने हाथी ही लगा दिए थे कि जैसे ही आएगा उसके ऊपर चढ़ जाएंगे हाथी। इन्होंने बड़ी हिम्मत से मुकाबला किया, क्योंकि हाथियों के ख़िलाफ़ कभी लड़े नहीं थे। हाथियों ने तो ट्रैम्पल करते हुए गुजर जाना था इन्हें। फिर राजा पोरस की भी बहुत बड़ी फ़ौज थी, और बड़ी मॉडर्न टेक्निक पे लड़ने वाली फ़ौज थी। उस जंग में नुकसान किसका हुआ ज़्यादा? नुकसान तो खैर दोनों का हुआ। आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि जब सरदारों ने, जो सिपा सालार थे, सालारों ने आगे जाने से ही इनकार कर दिया। जब सालारों ने आगे जाने से ही इनकार कर दिया, तो इसका मतलब है कि उन्होंने वो लोगों को मरते हुए देखा, मोराल डाउन हो गया, मोराल डाउन हुआ। वरना अब तक भी तो आ ही रहे थे ना, आगे भी जा सकते थे, शुमाली हिंदुस्तान को फतह करने के लिए कुछ कर सकते थे। यूरोपियन मौरखीन तो ऐसे लिखते ना कि जैसे अलेक्जेंडर जंग जीत गया और उसके बाद उसने राजा पोरस को अपना बच्चा बना लिया, यानी हर छोटी सी गल पूछने वास्ते राजा पोरस आ रहे हैं, ये लिखते हैं। हालांकि असल में क्या हुआ था? नहीं, असल में तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। फिर सुना है कि एक अग्रीमेंट हुआ, जो हमने पढ़ा है, एक अग्रीमेंट हुआ। क्योंकि देखिए, हम भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, राजा पोरस ही वहाँ पे इख्तिदार पे रहा। या तो ये तो नहीं हुआ कि इसने कोई अपना बंदा वहाँ बिठा दिया हो और इसने कहा हो कि अभी 6 महीने बाद इन्होंने इख्तिदार दे दी, तो ज़रा मौज कर ले। प्लेट में रख के तो नहीं राजा को पेश किया होगा। अच्छा, एक ये वाक़या भी मशहूर है कि राजा पोरस उस वक्त जंग से भाग गया। उसके बाद फिर राजा पोरस को इसने गिरफ्तार करके बुलाया। उसने कहा कि राजा पोरस से कि बताओ तुम्हारा क्या हाल किया जाए। राजा पोरस ने कहा कि वही जो एक बादशाह दूसरे बादशाह के साथ करता है। राजा पोरस की ये बात सिकंदर को बड़ी अच्छी लगी। इस तरह का कोई वाक़या हुआ? नहीं, हिस्टोरियन लिखते हैं, हिस्टोरियन तो लिखते हैं, लेकिन आप हिस्टोरियंस पर वो दरबारी हिस्टोरियंस हैं और लिखा यूरोपियंस ने। हमें तो उस ज़माने की कोई तारीख मिलती रही है। लेकिन आप ये देखें ना, अब तक तो नहीं उसने ऐसा किया अलेक्जेंडर ने, यानी वो तुर्की पे, ईरान पे, मेसोपोटामिया, बाबुल, हर जगह होके आया है। उसने शहरों को आग लगाई है, उसने कत्ल व गारत की है। वो इतना, ईरान का जो पर्सिपोलिस जो शहर था उसको आग लगा दी थी उसने जाके।
उसने किले के अंदर औरतों को कत्ल किया, बच्चों को कत्ल किया, वो वहाँ राजा पोरस के सामने एडा बीबा बचा कि मैं मर गया कि वो जंग हो गई, फिर वो वापस आ रहा है, फिर वो पूछ रहा बताओ क्या सलूक करूं तुम्हारे साथ। तो उसने कहा जो बादशाहों के साथ करते हैं। पहली बात तो ये है, राजा पोरस एक बहुत छोटे से इलाके का राजा था, वो हिंदुस्तान नहीं था, वही तो जेलम का इलाका था, छोटा सा इलाका था जहाँ उसकी अमलदारी थी। अलेक्जेंडर कहाँ से निकला और कहाँ तक आ गया था फतूहात हासिल करता करता। अगर उसने ये जंग जीती होती तो वो यहाँ कत्लो गारत ही करता, वो यहाँ अपने जानशीन को बिठाता, वो राजा पोरस से उसके ऊपर तावान लेता उससे, और अगर उसने कोई बड़ी ही मोहब्बत जतानी थी तो वो ये कह देता कि भाई ठीक है आप इसको 6 महीने बाद, साल बाद या 10 साल बाद इख्तिदार में शरीक कर लेना। लेकिन क्यों कहेगा एक फातेह, ये क्यों कहेगा? वो ये पिकनिक पार्टी तो नहीं मनाने के लिए गया था ना वहाँ। अलेक्जेंडर तो वो बदतरीन दुश्मन था उसका, उसने हज़ारों लोग मार दिए थे राजा पोरस ने अलेक्जेंडर के, उसको बरगश्ता कर दिया था उसकी फ़ौज को। अच्छा, उस जंग का अंजाम क्या होता है? कौन जीता कौन हारा? बट साहब, जंगों के अंजाम पता चलते हैं आपके ऑब्जेक्टिव से। अलेक्जेंडर का ऑब्जेक्टिव ये था कि मैंने यहाँ से कूच करना है और मैंने मगध पे, बिहार पे वो हमला करना है और मैंने वो नंदना जो डायनेस्टी है उन्होंने एलिवेट जाना है। ये ऑब्जेक्टिव था ना उसका। ये ऑब्जेक्टिव तो पूरा नहीं हुआ, उसको तो मुंह की खानी पड़ी, उसको तो वापस आना। कि वो आगे गया, वो चिनाब की तरफ गया, चिनाब क्रॉस किया उसने, 6 महीने वहाँ रहा भी, यहाँ रहा 6 महीने। 6 महीने रहने के बाद वो जब बात नहीं मानी किसी ने तो टोलियाँ बना के फिर निकला यहाँ से। एक तो ये ऑब्जेक्टिव है। पोरस का ऑब्जेक्टिव ये था कि उसकी धरती के ऊपर हमला हुआ है, हिंदुस्तान के राजवाड़ों के मुख्तलिफ जो राजे थे वो अलेक्जेंडर के साथ मिल गए, मैंने अपने धरती को बचाना है। वो अपने बेटे की कुर्बानी दे के, वो हाथियों की कुर्बानी दे के, वो अपने माल मता की कुर्बानी दे के, किसी भी तरीके से उसने डिफेंड किया अपने इलाके को, जेलम को, जो इलाका था। तो अब आप मुझे बताएं कि जीता कौन? पोरस। जाहिर है पोरस जीता, क्योंकि उसने डिफेंड किया। वो तो वहीं रहा, वो तो फिर भी हुक्मरान रहा, वहीं बैठा रहा। हाँ, ये हो सकता है कि पोरस की दरिया दिली हो सकती है कि पोरस ने कहा कि ठीक है जंग खत्म हो गई, तुहानू साढ़ा शौक पूरा हो गया लड़न का साढ़े नाल, अब यहाँ रहो, यहाँ से 4-6 महीने बाद कूच कर जाओ। तो अलेक्जेंडर ने कूच, ये आवाज़ याद रखिए, अलेक्जेंडर को, ये जो अमेरिका जैसे है ना आजकल, अलेक्जेंडर का मसला ये था कि यूनान में लोग क्या सोचेंगे, उसकी तो रियासत बर्बाद हो जाएगी कि उसे हार गया, वहाँ मार खाई है। इसीलिए वो प्लंडर करने की भी इसीलिए कहा करता था अपने सिपाहियों को कि लूट मार करो, जिना करो, वहाँ भेजो, यूनान भेजो, चीज़ें यूनान भी भेजता था ताकि वहाँ पता चले ओ हो वो तो जीत गया, ले गया वो तो। अच्छा, ये टॉलमी या दूसरे लोग ये जो लिख भी रहे थे, ये उसको खुश करने के लिए लिख रहे थे ताकि उसको किसी तरीके से सेफ एग्जिट दे दे, अलेक्जेंडर सेफ एग्जिट मिल जाए अलेक्जेंडर को। ये मौरखीन वो है जो लिख रहे हैं। अच्छा, आज दुनिया के लिए हीरो कौन है, राजा पोरस या अलेक्जेंडर? अनफॉर्चुनेटली जैसे कि हमारी धरती पे होता है, हम जो हमारा जो जिसको हम फातेह समझ लेते हैं, जो हमारा जिसको हम जालिम समझ लेते हैं, जो हम पे अपनी ताकत आजमाता है, जो हमें मगलूब कर लेता है, अलेक्जेंडर के बारे में हमने तो यही सुना ना। तो जो मगलूब कर लेता है, जो ताकत आजमाता है, जो हमें ज़लील ख़ार करता है, जो हमें रुसवा करता है, जो हमारे आबा अजदाद को, बड़ों को दरख्तों पे लटकाता है, फांसियाँ देता है, कत्ल गारत करता है, हम उसे अपना हीरो मानते हैं। हम उन लोगों को हीरो नहीं मानते जो सन्स ऑफ सोइल है, जो उठ के लड़े हैं उसके ख़िलाफ़, जिन्होंने मुकाबला किया है, जिन्होंने यहाँ से निकलने में मजबूर किया उसको। आप देखिए वो कितनी ज़िल्लत आमेज़ तरीके से वापस गया है, वो कि बड़ी खुशी से वापस नहीं गया। कुछ लोगों को समंदर के रास्ते भेजा। फिर जो मौरखीन लिखते हैं, जो बल्कि मौरखीन ना कहें आप, तज्जिया निगार कहें, ये जो हमारा इलाका है सहरा, ये जो गवादर का इलाका है, मकरान का जो इलाका है, यहाँ से इस सहरा के अंदर से वो लोगों को लेके गया और वो कहते हैं कि वो उन सालारों को पनिश करना चाहता था जिन्होंने उसकी बात नहीं मानी, जो आगे नहीं गए उसके, जो आगे नहीं गए। उन्होंने कहा था मैं रोलांगा सहरा आधे बीच। एक बात है, लेकिन ये भी कहते हैं लोग कि क्योंकि वो एक्सप्लोरर था, वो उसके अंदर एक जुस्तजू थी। फिर ये भी कहते हैं कि वो अगला प्लान उसका ये था कि वो साहिल के साथ साथ कुछ अपने एनकैम्प करना चाहता था,
वो साहिल के ज़रिए भी मजबूत करना चाहता था अपनी फ़ौज को। मुल्तान में क्या हुआ इसके साथ? मुल्तान में तो उसको तीर लगा। मुल्तान में ये जो मलका हांस का इलाका है, यहाँ उसको तीर लगा। वो उठना बैठना मुश्किल हो गया। वो तो लोगों बदली में बात फैल गई, मर गए। वो तो उन्होंने फिर जब इसको पता चला कि बिल्कुल ही बददिल हो जाएंगे लोग, तो फिर इसने कहा बनो ज़रा चूक के बिठाओ। फिर वो इसको उठा के बिठाया उन्होंने, एक जो सीटिंग एक पॉस्चर था, बताया कि ये जिंदा है। फिर लोगों में थोड़ी तसल्ली हुई। उसके बाद सिकंदर किधर गया? यहाँ से बड़ी मुश्किल से वो निकला। पानी की शदीद किल्लत थी, प्यास से इसके फ़ौजी मरे बहुत ज़्यादा सहरा में चलते हुए, जो आज का गवादर है, यहाँ से फिरते फिराते हुए। फिर टेरेन ऐसा था, मौसम ऐसा था जिसकी वो ताब नहीं ला सके। बड़ी मुश्किल से खैर ये परजिया और फिर बाबुल पहुँचा। अच्छा, ये नाउज़ बिल्ला मक्का पर भी हमला करना चाहता था? हाँ हाँ बिल्कुल, उसका प्लान था मक्का पे हमला करने का। प्लान क्यों था? हो सकता है मक्का से उसको ज़ाहिर है कोई बाउंटी या कोई ऐसी बूटी ना मिलती, लेकिन मसला ये था कि किसी ने ये बताया हुआ था कि ये जो अब्राहमिक जो रिलीजन थे, उनके लिए बड़ी एक मुक़द्दस जगह है, तो उस पर कोई सोच भी नहीं सकता हमला करने का। अब ये चाहता था कि अच्छा ठीक है, फिर मैं हमला करके और मैं अपनी अमलदारी कायम करके, मतलब फिर एम्बिशन, वो एम्बिशन था कि मैं, इसने प्लानिंग भी की। और ये जो एनकैम्प करता आ रहा था, उसकी वजह भी ये थी कि उस समंदर के उस रास्ते को एक्सप्लोर करना चाहता था कि अगर ये समंदर के रास्ते हमला करे तो कैसे करेगा। उसका मकसद एक ये भी था। तो गया क्यों नहीं? इसको टाइफाइड हो गया, इसको ऐसा बुखार हुआ कि वो बुखार उतरा ही नहीं, और ये बख्त नसर के महल में मर गया। सिकंदर आज़म की मौत को लेकर भी बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन तस्दीक शुदा नहीं है। ये भी कहा गया कि एरिस्टोटल ने वाइन के अंदर जहर मिलाकर भेजा, जिसको सिकंदर आज़म ने पिया और उसके बाद उसकी मौत हो गई। नहीं बट साहब, ये इसलिए दुरुस्त नहीं है कि एरिस्टोटल तो यूनानी में था। अगर उसने कुछ जहर ही मिला के दे रहा होता तो वो तो पहले पड़ाव तक ही ना पहुंचता। वो ट्रॉय तक या ग्रेनिकस तक या तुर्की तक या मेसोपोटामिया, वो वहाँ पहुँच ही ना पाता अगर जहर ही देना। वो तो एरिस्टोटल साथ तो नहीं था ना, या तो वो जहर वो देता जो उसके साथ जंग में चल रहा होता या उस पूरे ट्रैवल में होता, वो तो नहीं था एरिस्टोटल को क्या मिलना था? एरिस्टोटल वो शख्स है जिसके लॉजिक के जो उसूल हैं वो आके 20वीं सदी में ख़त्म हुए। मतलब 20वीं सदी तक वो उसके जो प्रोपोजिशन है, उसके उसूल चलते रहे। मैं एक बात बता रहा हूँ, एरिस्टोटल बाकी कॉस्मिक जो उसकी फ़िलासफ़ी है उससे मुतालिक, या तिब से मुतालिक, वो एरिस्टोटल कोई आम आदमी थोड़ा ही था, और उसको क्या ज़रूरत पड़ी थी इसको जहर देने की। अच्छा, अगर इसकी गलतियों पर बात करें, सिकंदर आज़म की गलतियाँ कौन सी थी? सिकंदर आज़म की सबसे बड़ी गलती तो ये थी कि हिंदुस्तान में जब वो दाखिल हुआ, उसने रास्ते का इंतखाब ठीक नहीं किया। फिर जहाँ जहाँ उसने दरियाओं को, और ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान से पहले भी जहाँ जहाँ उसने दरियाओं अबूर करने की कोशिश की, वो वक्त ठीक नहीं चुना या वो मकाम ठीक नहीं चुना, क्योंकि उसकी फ़ौज का बहुत नुकसान हुआ। जहाँ भी उसे दरियाओं अबूर करने पड़े हैं वहाँ बहुत नुकसान उसको पहुँचा। फिर सबसे बड़ी गलती ये थी कि वो एक इंटेलेक्चुअल ज़रूर था, पढ़ा लिखा आदमी था, लेकिन अच्छा स्टेट्समैन नहीं था, इम्पल्सिव था, मुतलवन मिजाज था। उसके बारे में ये पता नहीं चलता था कि ये भी बड़ा ठीक है कि नहीं ठीक। ऐसा बंदा मुंतज़िम अच्छा नहीं हो सकता, वो अच्छा मुंतज़िम नहीं था। तो एक लिहाज से जब सब लोग उसके सामने अपनी रियासतें पेश कर रहे हैं, इनाम व इकराम पेश कर रहे हैं, मगलूब हो रहे हैं उसका नाम सुन के, वहाँ तो उसे चाहिए था कि वो बड़ी ज़बरदस्त एडमिनिस्ट्रेशन कायम करते। जो हम देखते हैं बाबर ने की, जैसे वो जैसा भी था, जो डायनेस्टी 400 साल 500 साल जितनी भी चली और जैसे भी चली, लेकिन बहरहाल चली, उन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर एक इन्फ्लुएंस कायम किया। अलेक्जेंडर ये नहीं कर सका, अलेक्जेंडर मुतासर नहीं कर सका लोगों को। वो जहाँ किसी को बिठाया भी करता था अपने जानशीन को, वो जैसे ही वहाँ से निकलता था उसके बाद उसके ख़िलाफ़ लड़ाइयाँ शुरू हो जाया करती थी, बगावतें शुरू हो जाया करती थी। जी तो मैं सेलेकस नेक्टर जो है उसके साथ भी नज़र आता है, प्रेडिकस के साथ भी नज़र आता है, हर जगह ऐसे हुआ उसके साथ। इसने इतनी फतूहात की, इसके मरने के बाद जो इसकी एम्पायर थी उसका क्या बना? मैंने अर्ज़ किया ना, एम्पायर को फ़तह करना किसी एम्पायर को शायद आसान होता है, लेकिन उस पर असरअंदाज यूँ होना कि आपको मास्टर मान लिया जाए, आपको फ़ातिह मान लिया जाए,
आप से मुती हो जाया जाए, ये एक और चीज़ है। मैं इसी में अर्ज़ करूँगा कि हम देखते हैं, वैसे ये थोड़ा हो सकता है कुछ लोग समझेंगे कि मैं क्योंकि एक इस्लामी मुल्क में रहता हूँ इसलिए ऐसी बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। 17 लाख मुरब्बा मील का जो इलाका था वो फतह किया ना सिकंदर ने। हम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखते हैं, वो 22 लाख मुरब्बा मील फ़तह किया था उन्होंने। ये सारी बड़ी बड़ी सल्तनतें फ़तह की थी। इस्लाम या मुसलमानों ने अपना असर दिखाया जहाँ जहाँ भी वो बैठे। ऐसे ही है। हमें वो असर यूनानियों का हिंदुस्तान में या पर्जिया में, मेसोपोटामिया में, बेबीलोन में या टर्की में ऐसा गहरा असर नज़र नहीं आता। हालांकि उनकी जो तहज़ीब थी, जो इल्म और जो फ़लसफ़ा था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, लेकिन वो फ़लसफ़ा फैलाने के लिए गया नहीं था ना, वो तो बूटी इकट्ठी करने के लिए गया था, जीतने गया था, जीतने गया था, एक्सपैंड करने के लिए गया था बस। लेकिन ऐसी भी क्या जीत कि उसने जो फतह किया वो उसको मिल ही नहीं सका। इनफैक्ट मैं फिर वही अर्ज़ करूँगा कि हर जब क़ुव्वतें, अच्छी क़ुव्वतें या जो कैपेबिलिटीज़ होती हैं वो, या फ़ैसला साजी जो है वो जब एक शख्स में मुर्तकिज़ हो जाती है, वो एक गॉड लाइक बन जाता है। जैसे कि वो अपने आप को ज़ूस का बेटा तो कहता ही था, तो वो फिर शिराज़ा बिखर जाता है, फिर आप संभाल नहीं सकते। बड़ा आदमी या बड़ा लीडर या बड़ा मुंतज़िम या बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर वो है जो अपने जैसे हज़ारों लोग पैदा कर दे, उतने ही कैपेबल, ख़ुद से भी ज़्यादा कैपेबल, जो नज़्म व नस्क संभाल लें पूरे इलाके का। तो वो कैपेबिलिटी हमें इसके अंदर नज़र नहीं आती। इसके बाद चंगेज़ खान आता है। चंगेज़ खान और सिकंदर आज़म, इनका अगर कंपैरिजन करें। नहीं, चंगेज़ खान वॉज थ्रू अ बारबेरियन। उसका तो बिल्कुल ही मकसद, वो कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं था, वो बहादुर ज़रूर था, वो वॉर टैक्टिक्स उसको आते थे। सिकंदर आज़म से ज़्यादा वॉर टैक्टिक्स में वो सिकंदर आज़म को उसको कभी शिकस्त नहीं हुई। सिकंदर को तो जगह जगह शिकस्त हुई है। सिकंदर ने बहुत से लोग मरवाए हैं अपने, वो चंगेज़ खान को तो कभी शिकस्त नहीं हुई। हाँ, कुछ जगहों में जैसे चाइना के अंदर दीवारें चीन को फलांगते हुए या दीवारें जो, वहाँ उसे बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आई हैं। अदरवाइज़ किसी ने मगलूब नहीं किया उसे। वो तो खैर अगर आप ये कहना चाहें कि नॉन रिकॉर्ड्स जो है उनके मुताबिक तो अलेक्जेंडर को भी नहीं किया, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव हमें चंगेज़ खान की बात तैमूर नज़र आता है, मुग़ल नज़र आते हैं, हमें हिंदुस्तान के अंदर एक पूरा एक सेटअप उनका कायम करता नज़र आता है, उनका एक असर नज़र आता है। जो अपनी कहानियाँ बुखारा समरकंद की भी लिखते हैं और हिंदुस्तान की भी लिखते हैं, किताबें लिखी हैं उन्होंने, मतलब एक डायनेस्टी है जिसका एक असर नज़र आता है। ये आपको अलेक्जेंडर का कहीं नज़र नहीं आएगा। ये ज़रूर है कि अलेक्जेंडर के बाद रह जाने वाले इंडो ग्रीक हमें नज़र आते हैं। बाख्तर से आके यहाँ टैक्सला के अंदर उन्होंने सरकप का शहर फॉर एग्ज़ाम्पल बसाया, यहाँ सिक्के मिलते हैं आपको, यहाँ उनके कुछ रिवाज, उसूल, कोई धातें कोई ऐसी मिलती हैं जो उन्होंने यूज़ की, निज़ाम कायम किए। लेकिन अलेक्जेंडर के बाद वालों ने किए जो रच बस गए थे बाख्तर में, इधर उधर हिंदुस्तान के अंदर। सिकंदर की मौत के साथ भी बहुत सारी कहानियाँ जोड़ी जाती हैं कि आधी से ज़्यादा दुनिया फतह करने के बावजूद खाली हाथ दुनिया से गया। अब बिल्कुल खाली हाथ ही इंसान दुनिया से जाता है, वो चाहे आधी दुनिया फतह करे। खैर ये बिल्कुल ये बात है, ये तो एक कहावत है, एक मुहावरा बन गया कि इंसान ने खाली हाथ ही जाना है। लेकिन बट साहब इसमें मुहावरे से ज़्यादा लतीफ़े मशहूर हुए हैं। कौन से? मतलब लोगों ने बहुत सी बातें की, मैं तो मतलब सुनता आ रहा हूँ बचपन से ये लतीफ़े कि भाई हर बंदा खाली हाथ ही जाता है और कि कफन में जेबां लवाइयां होंदियां ने। अच्छा, वैसे एक चीज़ है, कौन सी? अलेक्जेंडर जो अपने सिपाहियों को दफन किया करता था तो वो इनाम इकराम के साथ दफन किया करता था। वो ये कहा करता था कि इनकी जो तलवारें और जो जो सामान जो भी, वो लाशों के साथ ही दफन किया जाए। उसने कई मौक़ों फिर वो यादगारें भी बनवाया करता था। बहुत सी जगहों पे उसने यादगारें बनवाई हैं अपने फ़ौजियों की। लेकिन ये वो ज़माना है जब वो शुरू में मुसलसल फ़तेह करते हुए आ रहा था और सिपाहियों में एक जज्बा भी था। बाद में हम देखते हैं कि जब वो अफ़गानिस्तान से आगे हिंदुस्तान आया तो फिर वो कोई यादगारें वगैरह हमें नज़र नहीं आती बनवाता, वो नज़र भी नहीं आता। सिकंदर की कब्र किधर है? सिकंदर बख्त नसर के महल में फ़ौत हुआ था, वहीं बाबुल में उसकी कब्र है, लेकिन वो अमानतन दफनाई गई थी। फिर वो उठा के सीमा एक शहर है उनका, वहाँ ले गए थे। लेकिन
कहा जाता है कि उसकी कब्र का कोई पता नहीं है किधर है, कोई नामो निशान उसकी कब्र का मिलता नहीं है। आज के वक्त में सिकंदर आजम को किस नाम से याद किया जाता है? नहीं, कहा तो उनको अलेक्जेंडर द ग्रेट जाता है। 32 बरस की उम्र में उसने 17 लाख मुरबा मील का इलाका फ़तह किया, उसने कई सल्तनतों को रौंद दिया, कई सल्तनतों को मगलूब किया। लेकिन फिर भी मैं एक बात बार बार कहूँगा कि वॉरियर से ज़्यादा वो एक एक्सप्लोरर था। जो स्ट्रीक थी ना, एक्सप्लोर करने की स्ट्रीक, वो बहुत ज़बरदस्त थी, वो बहुत गहरी थी उसके अंदर। वॉर एक रास्ता था जो उसने अपनाया, उस अपनी एक्सप्लोरेशन की, डिस्कवर करने की, एक जुस्तजू को क्वेंच करने की जो तलाश थी, जिसमें सरगर्दा था वो, उसको पूरा करने के लिए। तो मैं तो ये समझता हूँ कि वो एक्सप्लोरर ज़्यादा बड़ा था वॉरियर से। क्या आपके ख्याल में आधी से ज्यादा दुनिया को फतह करने वाला अलेक्जेंडर हीरो था या अपनी सरजमीन को बचाने वाला राजा पोरस? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।